Hello everyone, welcome to Engineers World. My name is Harpal Singh. In this video, we are going to discuss another paper that is Vice Principal / Superintendent ITI Screening Test 2012. This paper was conducted by RPSC on 14th February 2016 and it contains 100 technical questions from civil engineering. Apart from these questions, we will also discuss some other important points which will be very helpful for your various upcoming examinations. So, let's get started. Question number 1. In linear measurement, the correction for sag is. ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, ऑलवेज जीरो या फिर एडिटिव फॉर स्टील टेप एंड सब्सट्रैक्टिव फॉर मेटालिक टेप। देखिए लीनियर मेजरमेंट में सैग के कारण जो करेक्शन आता है वो हमेशा सब्सट्रैक्टिव होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए मान लिया कि इन दो पॉइंट्स के बीच के अंदर हमें मेजरमेंट करना है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। जब हमने टेप को लेकर मेजरमेंट किया तो हमने पाया कि जो डिस्टेंस आ रही है ये आ रही है 10.1 मीटर, क्योंकि ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के अंदर वो हमेशा मिनिमम होती है। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा 10 मीटर से ज्यादा होगी और हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो लेंथ है वो आ रही है 10.1 मीटर व्हेन वी डिड द लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेप। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस टेप के वेट की वजह से यहाँ पे कुछ सैग हो गया। यहाँ पे जो सैग हुआ है ये डिपेंड करता है कि हमने कितना पुल लगाया है, टेप का वेट कितना है और टेप की लेंथ कितनी है। तो हमारे मेजरमेंट से जो लेंथ आई थी वो आई थी 10.1 मीटर, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल लीनियर डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। तो इस मेजर डिस्टेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से 0.1 मीटर को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो इससे हमें पता चला कि जो करेक्शन है वो कितना है -0.1 मीटर। वहीं अगर हम एरर की बात करें तो एरर कितनी है इसके अंदर +0.1 मीटर। देखिए जो करेक्शन एंड एरर होते हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, लेकिन इनके जो साइन होते हैं ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एरर को हम लिख सकते हैं मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। तो मेजर्ड लेंथ कितनी थी 10.1 मीटर, ट्रू लेंथ है 10 मीटर, तो हमारे पास जो एरर आई है वो आई है +0.1 मीटर। वहीं अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन होता है जो ट्रू लेंथ थी उसके अंदर से अगर हम मेजर्ड लेंथ को माइनस कर दें, ट्रू लेंथ है 10 मीटर, उसके अंदर से हम 10.1 मीटर को माइनस करेंगे तो -0.1 मीटर आ जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि जो करेक्शन होगा वो हमेशा माइनस साइन के अंदर होगा, लेकिन जो इसकी जो वैल्यू आई है 0.1 मीटर ये कहाँ से आती है। तो जो सैग करेक्शन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है -W² L/ 24 P²। इसके अंदर जो ये कैपिटल W है ये इस टेप का टोटल वेट होता है। देखिए कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल वेट न देके हमें यूनिट वेट पर मीटर लेंथ दे दिया जाता है, तो उसको अगर हम इसकी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो L है ये है मेजर्ड लेंथ और यहाँ पे जो P है ये इन दोनों साइड के अंदर जो पुल लग रहा है इसकी वैल्यू है। तो अगर पुल की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर दें तो जो सैग के कारण जो करेक्शन आएगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और वहीं अगर टेप का अगर वेट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सैग होगा और जितना ज़्यादा सैग होगा उतना ही ज़्यादा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the quadrant bearing of a line is south 35 degree west, then the whole circle bearing of the line is। ऑप्शंस दिए गए हैं 325 डिग्री, 145 डिग्री, 215 डिग्री या फिर 125 डिग्री। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है साउथ 35 डिग्री वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साउथ है यहाँ से हमने जब मेजरमेंट किया वेस्ट के अंदर तो हमारे पास कितना आया 35 डिग्री। क्वेश्चन के अंदर हमें होल सर्कल बियरिंग के बारे में पूछा गया है। इसके अंदर जो हम मेजरमेंट करते हैं एंगल का वो करते हैं नॉर्थ से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो हमारा जो एंगल आएगा वही इस लाइन की होल सर्कल बियरिंग हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये यहाँ तक हमारा एंगल है 180 डिग्री, उसके अंदर हमें ऐड करना है ये 35 डिग्री। तो होल सर्कल बियरिंग आ जाएगी 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री यानी कि 215 डिग्री। होल सर्कल बियरिंग को हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमें ध्यान रखना है। वहीं अगर हम क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात करें तो क्वाड्रेंटल बियरिंग को नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हैं और साउथ से भी मेजर कर सकते हैं। अगर नॉर्थ से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको मेजर किया है तो इसको हम लिखेंगे नॉर्थ थीटा ईस्ट। वहीं अगर हमने नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर किया है तो इस एंगल को हम लिखेंगे नॉर्थ थीटा वेस्ट। वहीं अगर हम साउथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करते हैं तो इसको हम लिखते हैं साउथ थीटा वेस्ट। और वहीं अगर हम साउथ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम एंगल को मेजर करें तो इसको हम लिखेंगे साउथ थीटा ईस्ट। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं। देखिए अगर कोई भी लाइन इस तरह से नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसके लिए जो क्वाड्रेंट बियरिंग की जो वैल्यू होगी और होल सर्कल बियरिंग की जो वैल्यू होगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होती हैं।
क्योंकि इन दोनों के अंदर ही हम नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह की लाइन के लिए अगर मैं एंगल को 40 डिग्री एज्यूम करूं तो इसके लिए क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट, और वहीं अगर होल सर्कल बियरिंग की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी 40 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर हमें अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच के अंदर दे रखी होती है और होल सर्कल बियरिंग हमें पूछी जाए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो बीच के अंदर जो एंगल लिख रखा है उसी को ही हम होल सर्कल बियरिंग लिख देंगे। चलिए, वैसे एक बात तो सबको पता होगी कि जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है इसके अंदर जो हम एंगल मेजर करते हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के अंदर मेजर करते हैं, वहीं होल सर्कल बियरिंग के अंदर जो एंगल्स मेजर किए जाते हैं वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के अंदर मेजर किए जाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 215 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंपल कर्व इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डेल्टा डिग्री देन एंगल सबटेंडेड बाय द लॉन्ग कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्व इज। ऑप्शंस दिए गए हैं 180 डिग्री माइनस डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा बाई 2 या फिर 2 डेल्टा। चलिए, सबसे पहले हम सिंपल कर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये जो रेड लाइन के अंदर दिखा रखा है ये हमारा सिंपल कर्व है और इस कर्व का यहाँ पे सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएंगी। देखिए, ये जो कर्व जिस पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व पीसी, और जिस पॉइंट पे जाके ये कर्व एंड हो जाता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी इसको हम बोलेंगे बैक टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो टेंजेंट होगी उसको हम बोल देंगे फॉरवर्ड टेंजेंट। देखिए, ये जो टेंजेंट्स हैं ये आपस में जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PI। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा बिटवीन बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट, तो इस एंगल को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। एंड बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच के अंदर जो इंटरनल एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉइंट ऑफ कर्व पे यहाँ पे क्या होगा, हमने टेंजेंट खींच रखी है, इस टेंजेंट के बीच में और ये रेडियस के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। वहीं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो टेंजेंट खींच रखी है फॉरवर्ड टेंजेंट और जो रेडियस है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए, अगर ये डेल्टा है तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस डेल्टा, और अगर ये एंगल 180 माइनस डेल्टा हो जाएगा तो इस सिंपल कर्व के कारण जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टेंजेंट्स के कारण जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो डिफ्लेक्शन एंगल आएगा डेल्टा, उसकी वैल्यू और इस कर्व की जो लॉन्ग कॉर्ड है इसके कारण जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा डिग्री है तो लॉन्ग कॉर्ड के कारण जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हम देख लेते हैं। देखिए, सिंपल कर्व का जो मिड पॉइंट है एंड लॉन्ग कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। और वहीं अगर हम इस सिंपल कर्व का सेंटर पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस। चलिए, तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, ऑप्शंस दिए गए कर्वेचर इज 0, कर्वेचर इज इनफाइनाइट, मोमेंट इज इनफाइनाइट, मोमेंट इज 0। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमारे पास कोई सेक्शन है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होगी, तो बेंडिंग के कारण ऊपर कंप्रेशन आएगा एंड नीचे टेंशन आएगा। तो जैसे जैसे हम लोडिंग को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सिग्मा वाई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो ये एक्सट्रीम फाइबर है यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। अगर इसके बाद भी हम लोडिंग को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे जो भी फाइबर्स हैं उनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा एंड इन फाइबर्स के अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो ऑलरेडी सिग्मा वाई अचीव कर चुकी है, लेकिन जो नीचे वाले फाइबर्स हैं वहां पर अभी स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो यील्ड वैल्यू से कम है। तो इसके बाद जब हम लोडिंग को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो जब ये सेक्शन अपनी यील्ड लिमिट को अचीव कर लेता है इन एक्सट्रीम फाइबर्स पे, तो इस तरह के सेक्शन को हम बोलते हैं इलास्टिक सेक्शन, क्योंकि अभी तक इसने अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। जब इसके बाद भी अगर हम लोडिंग को इंक्रीज करेंगे तो जो नीचे वाले फाइबर्स हैं उनके अंदर भी यील्डिंग होनी चालू हो जाएगी और इस तरह का सेक्शन क्या बन जाएगा अभी, इलास्टोप्लास्टिक सेक्शन। चलिए, अगर इसके बाद भी हम लोडिंग को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सारे के सारे फाइबर्स जो हैं इनके अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो यील्ड वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह के सेक्शन को हम बोलेंगे प्लास्टिक सेक्शन, क्योंकि इसके बाद अगर हमने थोड़ा सा भी लोड को इंक्रीज किया तो क्या होगा, तो सेक्शन में इस तरह से प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस प्लास्टिक हिंज वाले पॉइंट्स पे ये जो सेक्शन है तो इसका इनफाइनाइट रोटेशन हो जाएगा एंड जो सेक्शन है वो
फेल कर जाएगा। तो इलास्टिक एनालिसिस में हम यहाँ तक स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम प्लास्टिक एनालिसिस की बात करते हैं तो जो सेक्शन होता है इट कैन रिसीव मोर लोडिंग विदाउट द कंप्लीट फेलियर, तो उसको जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर। तो ये जो यील्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू है जब आउटर फाइबर्स ने फर्स्ट अचीव किया था तो उसकी अगर हम डिस्टेंस माने न्यूट्रल एक्सिस से कितनी y थी, वहीं जब हमने लोडिंग को इंक्रीज किया तो ये जो y की वैल्यू है वो क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। और वहीं एक पॉइंट ऐसा आया जब स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई, उस टाइम पे जो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, प्लास्टिक मोमेंट के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि MP से ज़्यादा सेक्शन जो है बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट नहीं कर सकता। ये उस सेक्शन पे मैक्सिमम रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। अगर इससे ज़्यादा लोडिंग बढ़ेगी तो सेक्शन वहाँ पे फेल हो जाएगा। चलिए फ्लेक्सर फॉर्मूला हमने देख रखा है, क्या होता है, M/I = σ/y = E/R। ये जो फॉर्मूला है जो हम इलास्टिक सेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इतना पार्ट अगर हम कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/R = σ/E/y। देखिए प्लास्टिक सेक्शन के अंदर क्या होता है, y = 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे हम इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो 1/R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। और 1/R क्या होता है, ये होता है कर्वेचर। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, जब प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी तो जो कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। वहीं अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें r तो वो कितनी हो जाएगी, 0। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। चलिए तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कर्वेचर इज इनफाइनाइट, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज फॉर विंड लोड एनालिसिस इज, ऑप्शंस दिए गए हैं IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो हमें क्वेश्चन के अंदर विंड लोड के बारे में पूछा गया है कि उसके लिए हम कौन सा IS कोड यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम डिजाइन लोड्स की बात करें अदर देन अर्थक्वेक लोड्स फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो डिजाइन लोड के लिए जो हम IS कोड यूज करते हैं वो है IS 875। तो उसके अंदर जो पार्ट 1 है इट गिव्स द स्पेसिफिकेशन फॉर डेड लोड। जो पार्ट 2 है ये इम्पोज लोड के लिए है, लाइव लोड के लिए है। पार्ट 3 जो है ये विंड लोड के लिए, पार्ट 4 फॉर स्नो लोड, एंड जो पार्ट 5 है ये है फॉर स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस। तो क्वेश्चन के अंदर हमें विंड लोड के बारे में पूछा गया था, उसके लिए हम कौन सा IS कोड यूज करते हैं, IS कोड 875 पार्ट 3, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो फिर ये अर्थक्वेक के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं IS 1893। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ L एंड हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, ऑप्शंस दिए गए 0.80 L, 0.65 L, 2L। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज पहले हम देख लेते हैं। देखिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है कंप्रेशन मेंबर की ये उसके एंड कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो कुछ एक केसेस हमने ले रखे हैं, जैसे कि अगर दोनों एंड फिक्स्ड हो, अगर वन एंड फिक्स्ड हो दूसरा एंड हिंज्ड हो, अगर दोनों एंड हिंज्ड हो, और अगर एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो। देखिए दो तरह की वैल्यूज हैं हमारे पास, एक है थ्योरेटिकल वैल्यू और दूसरी है रिकमेंडेड वैल्यूज। देखिए जब दोनों एंड फिक्स्ड हो तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है फॉर द इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव वो होती है L/2। अगर वन एंड हिंज हो जाए और दूसरा एंड फिक्स्ड हो जाए तो उस केस के अंदर थ्योरेटिकल वैल्यू होती है L/√2। अगर दोनों एंड हिंज हो तो इस केस को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड केस। तो इस केस के अंदर जो L इफेक्टिव होता है वो L के इक्वल ही होता है। एंड वहीं अगर वन एंड फ्री हो जाए और दूसरा एंड फिक्स्ड हो तो इस केस के अंदर जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है 2L। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, अभी हमने बताया कि अगर दोनों एंड हिंज हो तो इस केस को हम लेते हैं स्टैंडर्ड केस। तो इस केस के अंदर अगर कंप्रेशन आएगा तो मेंबर के अंदर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन आएगा। ये जो दोनों पॉइंट होंगे यहाँ पर पॉइंट्स के बीच के अंदर की जो डिस्टेंस हो जाएगी वही हमारी L इफेक्टिव हो जाएगी। एंड वहीं अगर हम वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री वाले केस की बात करें तो उसके अंदर इस तरह से डिफ्लेक्शन कुछ आएगा अगर कंप्रेशन लगेगा तो। और अगर इसको ही अगर हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस तरह से एक्सटेंड कर दें तो ये वाली लेंथ कितनी थी L और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L इफेक्टिव हो जाएगी = L+L = 2L। चलिए वहीं अगर हम रिकमेंडेड वैल्यूज की बात करें बोथ एंड फिक्स्ड वो होती है 0.65 L, वन एंड हिंज्ड वन एंड फिक्स्ड तो उसके लिए रिकमेंडेड वैल्यू होती है 0.8 L, बोथ एंड हिंज्ड तो उसके लिए जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो L ही होती है। तो स्टैंडर्ड केस के लिए बोथ थ्योरेटिकल वैल्यू एंड रिकमेंडेड वैल्यू दोनों की दोनों सेम होती है। एंड फॉर वन एंड फ्री एंड वन एंड फिक्स्ड तो उसके लिए रिकमेंडेड वैल्यू होती है 2L। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था कि बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस लेना है, तो हमें ये वाला केस लेना है।
तो इस केस के अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है L/2 एंड रिकमेंडेड वैल्यू होती है 0.65 L। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले देख लेते हैं। देखिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी SI यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है SI यूनिट्स के अंदर। वहीं अगर हम CGS यूनिट्स की बात करें, फोर्स को हम लिखते हैं डाइन के अंदर, मीटर को हम लिखते हैं सेंटीमीटर में। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं पोइज। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पोइज किसकी यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर 10 पोइज के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन भी हमें ध्यान रखना है। देखिए वहीं अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो न्यू होता है ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। चलिए वहीं अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की SI यूनिट की बात करें तो वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी CGS यूनिट की बात करें तो वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्टॉक भी बोलते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टॉक। स्टॉक किसकी यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। पोइज किसकी यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी की। चलिए क्वेश्चन के अंदर हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की SI यूनिट के बारे में पूछा गया है। SI यूनिट फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शंस दिए गए हैं, increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, independent of temperature, none of the above is correct। देखिए वाटर के अंदर जो सरफेस टेंशन आता है वो किसकी वजह से आता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो कोहेसिव फोर्स है ये डिक्रीज होता जाता है। तो अगर फोर्स ही वीक हो जाएगा तो जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ v इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी, r इज इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस, s इज इक्वल टू बॉटम स्लोप ऑफ द चैनल, n इज इक्वल टू मैनिंग्स कोएफिशिएंट, देन मैनिंग्स फॉर्मूला फॉर चैनल फ्लो इज गिवन बाय। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए जो मैनिंग ने फॉर्मूला दिया था फॉर चैनल फ्लो, तो उसमें क्या होता है, v वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे जो v है ये मीन वेलोसिटी है, जो n है इसको हम बोलते हैं रुगोसिटी कोएफिशिएंट या फिर मैनिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। जो r यहाँ पे होता है ये होता है हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होती है ये होती है एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर। यहाँ पे जो s है ये रिप्रेजेंट करता है बॉटम के स्लोप को। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन विल बी मोस्ट एफिशिएंट व्हेन, ऑप्शंस दिए गए हैं, hydraulic radius is equal to half the depth of flow, hydraulic radius is equal to the depth of flow is equal to the bottom width, depth of flow is equal to half the hydraulic radius। देखिए रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में पूछा गया है कि वो कब मोस्ट एफिशिएंट होगा। चलिए कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। देखिए मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए जो हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू होती है वो होती है y/2। वहीं अगर हम मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करें उसके अंदर हाइड्रोलिक रेडियस होती है r इज इक्वल टू y/2√2। एंड अगर हम वहीं ट्रेपेजोइडल सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2 फॉर द मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन। तो इसके साथ साथ मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है, वहीं ट्रेपेजोइडल के अंदर ये जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है। देखिए जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है ये क्या होता है, इस तरह से एक रेगुलर हेक्सागोनल है। अगर उसको हम इस तरह से हाफ कट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन। तो इसके अंदर ये एंगल 60 हो गया। देखिए वहीं अगर हम इस टॉप विड्थ और इस साइड स्लोप की जो लेंथ है इन दोनों के अंदर रिलेशन की बात करें तो इसको अगर हम t बोलें तो t/2 जो होगा वो ये जो साइड स्लोप की जो लेंथ है अगर इसको हम SL अगर बोलें तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हम ध्यान रखना है। देखिए अगर हम इसका सेंटर को लेके यहाँ पे इसको अगर हम रेडियस लें और यहाँ पे इस तरह से अगर हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो ये इन दोनों साइड को टच करेगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा। चलिए तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए पूछा गया था, तो उसकी कंडीशन होती है हाइड्रोलिक रेडियस जो होगी वो जो फ्लो की जो डेप्थ है उसका हाफ होगी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। चलिए
तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन ऑफ बेस कोर्स इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज, ऑप्शंस दिए हैं, बिलो द सब बेस, ओवर द सब बेस, ओवर द सब ग्रेड बट बिलो द सब बेस, ओवर द वियरिंग कोर्स व्हेन रिन्यूअल ऑफ सरफेस इज नीडेड। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम रिजिड पेवमेंट की बात करें तो उसके अंदर टोटल 3 लेयर होती हैं। सबसे बॉटम लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सब ग्रेड। उसके बाद उसके ऊपर जो लेयर आती है वो होती है बेस कोर्स, एंड बेस कोर्स के ऊपर क्या आता है, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। देखिए वहीं अगर हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करें तो उसके अंदर टोटल 4 लेयर होती हैं। सबसे बॉटम लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं सब ग्रेड। सब ग्रेड के ऊपर आती है सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स के ऊपर आता है बेस कोर्स, एंड बेस कोर्स के ऊपर आता है सरफेस कोर्स, जिसको हम वियरिंग कोर्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बेस कोर्स के बारे में पूछा गया है फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो जो बेस कोर्स होता है वो क्या होता है, सब बेस कोर्स और सरफेस कोर्स के बीच के अंदर होता है। तो ये सब बेस कोर्स के ऊपर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओवर दी सब बेस। वहीं अगर हमें रिजिड पेवमेंट के अंदर पूछ लिया जाए कि जो बेस कोर्स होती है तो वो आती है सब ग्रेड के ऊपर। तो इन दोनों पेवमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन हैज ए रोलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर with a super elevation E is equal to 0.075 and frictional coefficient is equal to 0.145, then the ruling minimum radius of such horizontal curve is close to, options दिए गए हैं 430 मीटर, 360 मीटर, 250 मीटर या फिर 170 मीटर। देखिए हमें डिजाइन स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन E की वैल्यू दे रखी है 0.075 और एक हमें फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट F की वैल्यू दे रखी है 0.145 और हमें रूलिंग मिनिमम रेडियस की वैल्यू पूछी गई है। देखिए रूलिंग रेडियस की जो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आर रूलिंग इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 ई प्लस एफ। तो क्वेश्चन के अंदर हमें डिजाइन वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन की वैल्यू दे रखी है 0.075, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रूलिंग रेडियस की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 357.90 विच इज क्लोज टू 360 मीटर, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a vehicle with a speed of v meter per second on a road surface with coefficient of friction f and acceleration due to gravity z, the braking distance is given by, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं v स्क्वायर बाई जी एफ, वी स्क्वायर बाई 2gf, 2v स्क्वायर बाई जी एफ या फिर v स्क्वायर बाई 4gf। देखिए अगर हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना हो SSD तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेग डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं किसके साथ, ब्रेकिंग डिस्टेंस के कारण। तो हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेग डिस्टेंस आ जाएगा। और जनरली अगर क्वेश्चन के अंदर टी टाइम की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो हम इसको लेते हैं 2.5 सेकंड्स, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। वहीं अगर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g f प्लस माइनस 0.01 n। देखिए ये टर्म तब आती है जब स्लोप एग्रेडिंग हो या डिग्रेडिंग हो। अगर स्लोप की वैल्यू इस तरह से ये इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हम प्लस साइन यूज करते हैं, अगर डिग्रेडिंग स्लोप दे रखा हो तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे ब्रेकिंग डिस्टेंस ही पूछा गया था, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IRC recommendations, the ruling gradient for plain terrain is, ऑप्शंस दिए गए हैं 1 in 15, 1 in 20, 1 in 40 या फिर 1 in 30। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि IRC ने कौन कौन से रिकमेंडेशन दे रखे हैं फॉर डिफरेंट ग्रेडियंट्स एंड फॉर डिफरेंट टेरेन्स। देखिए यहाँ पे हमने टेरेन लिख रखा है, अगर टेरेन प्लेन एंड रोलिंग हो, माउंटेनियस हो या फिर स्टीप टेरेन हो तो इनके लिए जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। इधर हमने लिख रखा है रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो ये सारी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमें रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में पूछा गया था फॉर प्लेन टेरेन, रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन टेरेन। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1 in 30, जिसको हम 3.33% भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टेबल को अगर आप याद करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6% है, ये भी 6% है और यहाँ पे 6.7%, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 7% है, यहाँ पे 7% है, 3.3% एंड 8%। तो आप इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPM स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रिटिकल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, क्रिटिकल पाथ मेथड या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए जो CPM होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पैरेलल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन बी परफॉर्म्ड, ऑप्शंस दिए हैं one after the other and are dependent on each other, one after the other and are independent of each other, simultaneously and are dependent on each other, simultaneously and are independent of each other। देखिए जो पैरेलल एक्टिविटीज होती हैं ये क्या है, साइमल्टेनियसली एक साथ अकर हो सकती हैं एंड वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि एक
एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एट अ टाइम दोनों एक्टिविटी अकर हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली दोज एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं पैरेलल एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हाईवेज द साइन ऑफ डेड स्लो इज, ऑप्शंस दिए गए रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेशन साइन या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जो भी स्पीड से रिलेटेड साइंस होते हैं वो जनरली रेगुलेटरी साइन ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हमें रोड के ऊपर स्पीड का साइन दे रखा है कि मैक्सिमम स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर अलाउड है, या हमें बोला गया है कि स्टॉप साइन है, गिव अवे साइन है या फिर डेड स्लो साइन है कि हमें बिल्कुल ही धीरे धीरे चलना है, तो ये सारे साइन जो होते हैं ये रेगुलेटरी साइन होते हैं। एंड इफ वी डोंट ओबे दीज साइंस देन दिस इज अ लीगल ऑफेंस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। वहीं अगर हम वार्निंग साइंस की बात करें जिनको हम क्वेश्चनरी साइंस भी बोलते हैं, तो इन साइंस का यूज किया जाता है टू टेल अ यूजर, टू टेल अ ड्राइवर टू प्रोसीड विद कॉशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिगेटर और मैप क्रैकिंग इज कॉमन टाइप ऑफ फेलियर इन, ऑप्शंस दिए गए बिटुमिनस सरफेसिंग, वाटर बाउंड मैकेडम, कंक्रीट पेवमेंट्स या फिर ग्रेवल रोड्स। देखिए इस तरह से रोड के ऊपर जो क्रैक्स आ जाते हैं इनको हम बोलते हैं एलिगेटर और मैप क्रैकिंग। ये जो जनरली अकर होते हैं ये होते हैं बिटुमिनस सरफेस के ऊपर, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। एलिगेटर और मैप क्रैकिंग इज द कॉमन टाइप ऑफ फेलियर इन बिटुमिनस सरफेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the soil sample has water content 20%, the specific gravity 2.70 and void ratio 0.75, then degree of saturation of the given sample is, options दिए गए 68%, 13.8%, 54%, none of these। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए वाटर कंटेंट हमें दे रखा है 20%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.7, वॉइड रेशियो हमें दे रखा है 0.75। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे ES = WG। वॉइड रेशियो की वैल्यू लिख दी, सैचुरेशन हमें निकालना है, वाटर कंटेंट हमने लिख दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने लिख दी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सैचुरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आ जाएगा? 0.733 यानी कि 73.3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the ratio E of the given soil sample is 0.77, then its porosity N is, options दिए गए हैं 0.435%, 43.50%, 23.3%। डाटा गिवन आर insufficient to calculate porosity। चलिए देखते हैं। देखिए पोरोसिटी N की वैल्यू हमें निकालनी है और वॉइड रेशियो E की वैल्यू हमें दी गई है। तो E की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पोरोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.4350 यानी कि 43.50%। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If V = mean velocity, R = hydraulic radius, S = bottom slope of the channel and N = Manning's coefficient, then Manning's formula for channel flow is given by, हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं ये चारों के चारों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो होगा मैनिंग्स फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, वो होता है V = 1/n R⁻²/3 S⁻1/2। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन 4 के अंदर जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए रेनकाइन ने फाउंडेशन की डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो हमें ऑप्शन 4 के अंदर नजर आ रहा है। तो आंसर की के अंदर भी यही ऑप्शन दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ और था और ऑप्शन जो कुछ और डाल दिए हैं। चलिए लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The particle size distribution curve with steep slope indicates that the type of soil is, options दिए गए well graded soil, gap graded soil, uniform soil या फिर none of these। देखिए सबसे पहले हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में देख लेते हैं। तो एब्सिसा पे हमने पार्टिकल साइज लिख दिया है एंड ऑर्डिनेट के ऊपर हमने परसेंटेज फाइनर को अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले हम वेल ग्रेडेड सॉइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का कर्व मिलके आएगा। तो ये कर्व रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर लगभग सभी साइज के पार्टिकल्स जो हैं मौजूद हैं। तो इस तरह की सॉइल को जो हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। वहीं अगर हम गैप ग्रेडेड सॉइल की बात करें तो ये इस तरह की सॉइल होती है जिसके अंदर कुछ एक पार्टिकल साइज जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो इसका अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो कुछ वो इस तरह से आता है। तो यहां से लेके यहां तक जो भी पार्टिकल इस साइज के अंदर जो भी पार्टिकल्स आते हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। तो इस कर्व के अंदर अगर हम स्लोप की बात करें तो इस कर्व के अंदर जो स्लोप होगा वो मिनिमम होगा। चलिए वहीं अगर हम यूनिफॉर्म साइज सॉइल की बात करें तो उसके लिए अगर हम कर्व को ड्रॉ करना चाहें तो कर्व कुछ इस तरह से आएगा। इस साइज रेंज के अंदर जो पार्टिकल आ रहे हैं वो मैक्सिमम पार्टिकल सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल किसी सॉइल सैंपल के अंदर मैक्सिमम नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इस तरह की सॉइल को हम बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड सॉइल या फिर यूनिफॉर्म सॉइल, जिसके अंदर CO की वैल्यू होगी वो क्लोज टू 1 होगी। तो यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि ऐसा कर्व जिसका जो स्लोप हो वो क्या हो, स्टीप हो। तो इसका जो कर्व है वो स्टीप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म साइज सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 द टाइप ऑफ सॉइल इज, ऑप्शंस दिए गए सैंड, क्ले, सिल्ट या फिर क्ले सिल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। जो सैंड होती है उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होती है वो 0 होती है। सॉइल के अंदर जो प्लास्टिसिटी आती है वो किसकी वजह से आती है? वो क्ले की वजह से आती है या सिल्ट की वजह से आती है। अगर यही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइम स्टेबिलाईजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, ऑप्शंस दिए गए सैंडी सॉइल्स, सिल्टी सॉइल्स, नॉन प्लास्टिक सॉइल्स या फिर प्लास्टिक क्ले सॉइल्स। देखिए सबसे पहले हम सॉइल के स्टेबिलाईजेशन के लिए जो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए अगर हम लाइम स्टेबिलाईजेशन की बात करें तो इसको यूज किया जाता है फॉर हाईली कंप्रेसिबल सॉइल्स या फिर हाईली प्लास्टिक सॉइल्स के लिए जो हम स्टेबिलाईजेशन का मेथड यूज करते हैं वो होता है लाइम स्टेबिलाईजेशन। तो हाईली कंप्रेसिबल या फिर हाईली प्लास्टिक सॉइल कौन सी होगी? क्ले होगी, ब्लैक कॉटन सॉइल्स होगी। तो ये एग्जाम्पल जहां पे भी आपको मिल जाए तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लाइम स्टेबिलाईजेशन को। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए वहीं अगर हम बिटुमेन स्टेबिलाईजेशन करते हैं तो वो हम करते हैं फॉर ग्रेनुलर सॉइल। ग्रेनुलर सॉइल कौन सी होगी? ग्रेवल हुए, सैंड हुए। और डेजर्ट के अंदर जो हम सॉइल स्टेबिलाईजेशन करते हैं वो कौन सा होता है? बिटुमेन स्टेबिलाईजेशन। बिटुमेन का यूज करके हम सॉइल को स्टेबिलाईज करते हैं। चलिए वहीं अगर हम सीमेंट स्टेबिलाईजेशन की बात करें तो सीमेंट का यूज किया जाता है फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स एक्सेप्ट हाईली प्लास्टिक सॉइल। हाईली प्लास्टिक सॉइल्स होती हैं उनके लिए हम कौन सा स्टेबिलाईजेशन का मेथड यूज करते हैं? वो करते हैं हम लाइम स्टेबिलाईजेशन फॉर हाईली प्लास्टिक सॉइल। तो उसके अलावा जो भी सॉइल्स होती हैं उन सभी के लिए हम सीमेंट से स्टेबिलाईज उनको कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें लाइम स्टेबिलाईजेशन के बारे में पूछा गया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक क्ले सॉइल्स, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The lime produced by slacking burnt limestone with just sufficient quantity of water required to complete the chemical reaction and which is available in the form of dry powder. Options दिए गए fat lime, हाइड्रेटेड लाइम, लाइम पुटी, हाइड्रोलिक लाइम। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने बर्न्ट लाइमस्टोन ले लिया, उसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी हमने डाल दी किसकी? वाटर की, और इतना ही पानी को ऐड किया है जितना कि रिक्वायर्ड हो टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस ओनली। तो इससे क्या होगा? लाइम के अंदर स्लैकिंग होगी। तो उस स्लैकिंग के कारण जो लाइम जो प्रोड्यूस होगा इस तरह के लाइम को हम क्या बोलेंगे? तो इस तरह के लाइम को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रेटेड लाइम होगा ये क्या होगा? ड्राई पाउडर होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही वाटर ऐड किया है ताकि इसके अंदर कुछ एक केमिकल रिएक्शंस हो जाए एंड लाइम की स्लैकिंग हो जाए। अगर वाटर ज्यादा ऐड हो जाएगा तो वो ड्राई पाउडर नहीं रहेगा, इट विल बिकम ए वेट पुट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Portland cement, the compound first to set after adding water is, options देखें टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है C3A, जब पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है तो सबसे पहले सेटिंग किसकी होती है? C3A की होती है। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। वैसे तो इस टेबल को हम काफी बार पहले भी देख चुके हैं। देखिए जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके अंदर मेनली 4 तरह के ये बॉक्स कंपाउंड जो है वो बनते हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो इसको एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट भी बोलते हैं। देखिए अगर मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो C3S जो है इसका जो परसेंटेज होता है ये मैक्सिमम होता है इन पोर्टलैंड सीमेंट। अगर वहीं हम C2S की बात करें तो ये 2 नंबर पे इसका कंटेंट होता है 20 to 45%, C3A 8 to 12%, C4AF 6 to 10%। देखिए जो C3S होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। वहीं अगर हम C2S की बात करें इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है C2S। देखिए C3A जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। सबसे पहले जो सेट हो जाता है कौन सा कंपाउंड होता है? C3A एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन और एक होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो इन दोनों के बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है C3A की एंड मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है C4AF। एंड C4AF के बारे में एक मेन चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर? स्ट्रेंथ के अंदर, वो मिनिमम होता है। सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For testing of compressive strength of cement, the size of cube mold is, options देखें 10 सेंटीमीटर, 7.06 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है किसका? सीमेंट का। तो उसके लिए जो हम मोल्ड यूज करते हैं उसका जो साइज होता है, उसका जो एरिया रखा जाता है वो होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह का क्यूब बनाया है तो उसकी वन साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 7.06 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट के लिए पूछा गया था तो ये आंसर हो जाएगा। कॉन्क्रीट के लिए पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंजिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज। ऑप्शंस देखिए, इंट्राडोस, राइज, स्पान या फिर थिकनेस। देखिए इस तरह से मान लिया कि कोई आर्च है जिसके अंदर ये क्या हो जाएगी, स्प्रिंगिंग लाइन हो जाएगी। देखिए इस इनर कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है इससे लेके इस स्प्रिंगिंग लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं राइज, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा आर्च के लिए जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आर्च के अंदर जो ये इनर कर्व होता है इसको हम बोलते हैं इंट्राडोस, वहीं ये जो आउटर कर्व होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राडोस या फिर इसको हम बैक भी बोलते हैं। देखिए जो इंट्राडोस एंड एक्स्ट्राडोस के बीच के अंदर ये जो इनर कर्व और आउटर कर्व के बीच के अंदर की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं डेप्थ। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जहां से ये आर्च शुरू होता है, यहाँ से इस आर्च का कर्वेचर शुरू होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट। वहीं इस साइड के अंदर भी एक स्प्रिंगिंग पॉइंट होगा। इन दोनों स्प्रिंगिंग पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन होगी इसको हम बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। तो इस स्प्रिंगिंग लाइन और जो इनर कर्व का ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं राइज। तो ये राइज और ये डेप्थ इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कोई भी आर्च अगर स्टोन से बना है या ब्रिक से बना है तो उसके अंदर जो ये वेज शेप के ये जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वाउजोर। देखिए जो वाउजोर सबसे लोएस्ट पोजीशन पे लगा होता है आर्च के अंदर इसको हम बोलते हैं स्प्रिंगर। तो एक स्प्रिंगर ब्लॉक इस साइड में होगा और दूसरा इस साइड के अंदर होगा। देखिए यहाँ पे जो आर्च है तो ये हाफ आर्च हो गया, इसका जो लोअर हाफ पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हॉन्च। इस साइड के अंदर भी ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो पार्ट होगा आर्च का, इसको भी बोला जाएगा हॉन्च। देखिए इस पोर्शन को बोलते हैं हम इम्पोस्ट, जो कि थोड़ा सा दोनों साइड के अंदर जो स्पॉट्स हैं इनसे बाहर निकला होता है। देखिए इन स्पॉट्स के बीच के अंदर जो क्लियर डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं क्लियर स्पान। देखिए अगर सिंगल आर्च हो तो इसके जो एंड्स हैं, इसको जो सपोर्ट करने वाले ये जो मेंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं अब्यूटमेंट्स। देखिए आर्च के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो की स्टोन होता है आर्च का जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो सबसे लास्ट में जो स्टोन प्लेस किया जाता है वो होता है की स्टोन। इसका जो जनरली साइज होता है वो बाकी के जो स्टोन ब्लॉक्स हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड आर्च का जो सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्राउन। देखिए इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो जनरली पूछ ली जाती हैं। एक होती है रिंग कोर्स। तो रिंग कोर्स क्या होती है, देखिए आर्च ये हमने दिखा रखा है 2D के अंदर दिखा रखा है, वहीं अगर हम इसको 3D के अंदर इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट स्टोन्स की या फिर ब्रिक्स की लेयर आपको दिखेंगी। तो ब्रिक की 1 लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर्स। तो अगर ये 1 लेयर है इसको हम सेकंड लेयर बोलें और इसको अगर हम थर्ड लेयर बोलें तो ये जो डिफरेंट लेयर्स होंगी इन्हीं को हम बोलेंगे रिंग कोर्स। देखिए सॉफिट क्या होता है, देखिए अभी हमने देखा था कि इंट्राडोस क्या होता है, जो इनर कर्व होता है इसको हम बोलते हैं इंट्राडोस। वहीं अगर हम इस कर्व को 3D के अंदर बनाना चाहें तो इनर कर्व के अंदर इस तरह से एक सरफेस आएगी। तो इनर कर्व की जो सरफेस होती है, जो सरफेस एरिया होता है, इसी को हम बोलते हैं सॉफिट। तो समटाइम्स जो इंट्राडोस है और जो सॉफिट टर्म है इन दोनों को सिनोनिम भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर इंट्राडोस क्या है, ये कर्व या फिर कर्वेचर होता है, इनर कर्व, लेकिन जो कर्व की सरफेस होती है उसको हम सॉफिट बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म है स्क्यू बैक। देखिए हमने जो ये आर्च बना रखा है ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च है, जिसके अंदर ये जो सरफेस यहाँ पे दिख रही है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अगर वहीं पे यहाँ पे आर्च जो है यहाँ तक होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे एक इस तरह से एक ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ता जिसकी जो ये सरफेस होती ये इंक्लाइंड होती। तो इस तरह का जो ये ब्लॉक होता है इसको हम बोलते हैं स्क्यू बैक। देखिए नेक्स्ट टर्म है थिकनेस। देखिए आर्च क्या है, 3D के अंदर इस तरह से पीछे तक बनेगा, तो ये जो आर्च की जो ये वाले पार्ट की जो लेंथ होगी कि वो अंदर तक कितनी दूर तक है, वही क्या हो जाएगी, इस आर्च की थिकनेस हो जाएगी। देखिए कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि स्पैंड्रेल क्या होता है। देखिए इस आर्च के अलावा ये जो पार्ट बच गया यहाँ पे, तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट होंगे, ये वॉल के जो ट्रायंगुलर पार्ट होंगे, इनको ही हम बोलते हैं स्पैंड्रेल। वहीं एक सिंगल आर्च ना होके इस तरह से आर्चेज की अगर यहाँ पे हम सीरीज प्रोवाइड कर दें तो ये स्पैंड्रेल क्या है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप हो जाएगी। तो इस तरह से अगर सिंगल आर्च ना होके इस तरह से आर्चेज की सीरीज होंगी तो इस कंप्लीट सीरीज को हम बोलते हैं आर्केड। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो आर्चेज के अंदर जो एंड पे जो स्पॉट प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एब्यूटमेंट्स। तो ये तो एब्यूटमेंट हो जाएगा, लेकिन इस साइड के अंदर इसको अब हम बोलेंगे पियर। और अगर ये 2 आर्चेज हैं तो यहाँ पे जो स्पॉट प्रोवाइड करेंगे अब ये एब्यूटमेंट हो जाएगा। चलिए तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड इज। ऑप्शंस देखें, हाफ ब्रिक थिक, 1 ब्रिक थिक, 1.5 ब्रिक थिक या फिर 2 ब्रिक थिक। देखिए जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है तो उसके अंदर जो वॉल की मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 1.5 ब्रिक, यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। 1.5 ब्रिक थिक जो है थिकनेस होती है, मिनिमम थिकनेस होती है वॉल की, जिसके अंदर हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If P is the standard consistency of given cement sample, then quantity of water to be added to prepare a cement paste for determining the initial setting time is. Options दिए गए P by 4 plus 3% of weight of cement, 0.85% of weight of cement, P% of weight of cement या फिर 0.78 P% of weight of cement। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर की कितनी क्वांटिटी यूज की जाती है सीमेंट के डिफरेंट टेस्ट्स के लिए। देखिए अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर सीमेंट सैंपल के अंदर जो वाटर ऐड किया जाता है वो होता है P by 4 प्लस 3%। इतना वाटर का परसेंटेज हम ऐड करते हैं ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। वहीं अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो उस टेस्ट के लिए हम जो वाटर कंटेंट ऐड करते हैं वो होता है 0.85 P% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। तो इतना वाटर ऐड किया जाता है। साउंडनेस टेस्ट के लिए हम करते हैं 0.78 P%। वहीं अगर हमसे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए पूछा जाए तो वो होता है P by 5 प्लस 2.5%। तो ये सारी वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में पूछा गया था, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं 0.85 P%। यहाँ पे जो P होता है ये होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम 0.85 P% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट इतना वाटर की क्वांटिटी को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Lee-Chatelier test detects the unsoundness of cement due to options दिए गए excess magnesia only, free lime only, both excess magnesia and free lime, none of the above। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए जो सीमेंट की साउंडनेस होती है इसको टेस्ट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला होता है ली-चैटलियर सेपरेटस, दूसरा होता है ऑटोक्लेव। देखिए साउंडनेस क्या होती है? ये होती है कि सीमेंट के अंदर सेटिंग के बाद जो भी उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू वेदरिंग एक्शन, वही सीमेंट की क्या होगी? साउंडनेस होती है। तो जो ली-चैटलियर सेपरेटस यूज किया जाता है ये किया जाता है टू डिटेक्ट अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइम। वहीं अगर हम ऑटोक्लेव की बात करें, इट्स यूज्ड टू डिटेक्ट द अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशियम बोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ली-चैटलियर का यूज किया जाता है फॉर फ्री लाइम, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम पाउडर इन कॉन्क्रीट इज यूज्ड एज, ऑप्शंस देंगे रिटार्डर, एयर एंट्रेनिंग एजेंट, एक्सीलरेटर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जब इनको कॉन्क्रीट के अंदर ऐड किया जाता है तो ये बहुत ही स्मॉल साइज के एयर बबल्स उनका फॉर्मेशन करते हैं। ये एयर बबल्स क्या करते हैं? कॉन्क्रीट के अंदर बॉल बियरिंग का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि सेम वाटर सीमेंट रेशियो के लिए कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट का यूज करने से एक फायदा ये भी होता है कि जो कंक्रीट की परमेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। देखिए मेनली एयर एंट्रेनिंग एजेंट का यूज किया जाता है जब हमें कंक्रीट को कहीं कोल्ड प्लेसेस के अंदर यूज करना हो, तो अगर हम इन एजेंट्स का यूज करेंगे तो वहां पे कंक्रीट के अंदर जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग के कारण जो भी क्रैक्स आ रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए एल्यूमिनियम पाउडर के अलावा और कौन कौन से हम एयर एंट्रेनिंग जनरली यूज करते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए वुड रेजिन्स का भी यूज किया जाता है एज ए एयर एंट्रेनिंग एजेंट, जिसके अंदर विंसोल रेजिन जो है ये बेस्ट माना जाता है। वहीं अगर हम एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल हैं? ऑलिव ऑयल, स्टीरिक एसिड या फिर ओलिक एसिड, ये भी एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए उसके अलावा सल्फोनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या फिर हम कहें सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये हैं, इनको भी हम एज ए एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए तो सारे एग्जांपल्स हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The height of mold cone used for slum test is, ऑप्शंस दिए गए 450 mm, 300 mm, 200 mm या फिर 100 mm। देखिए स्लम टेस्ट के अंदर जो हम मोल्ड यूज करते हैं उसका जो टॉप का डायमीटर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया होता है 20 सेंटीमीटर और जो हाइट होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर हाइट होती है मोल्ड की जिसको यूज किया जाता है फॉर द स्लम टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To control the deflection limit state the basic value of span to effective depth ratio as per IS 456-2000 for simply spotted and continuous beams are kept as, options दिए गए 20 and 26 respectively, 7 and 20 respectively, 26 and 20 respectively या फिर 20 and 7 respectively। देखिए जो IS 456-2000 कोड है तो ये क्या है? प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए इस कोड के अंदर क्या दे रखा है कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम हैं जिनका स्पान अप टू 10 मीटर है तो उनके लिए जो स्पान डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ, तो ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू क्या होती है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स के लिए डिफरेंट होती है। देखिए कैंटिलीवर बीम के लिए ये जो वैल्यू होती है स्पान डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ ये होती है 7, सिंपली स्पॉटेड के लिए होती है 20 और कंटिन्यूअस बीम्स के लिए होती है 26। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि सिंपली स्पॉटेड के लिए बताओ तो कितनी होगी 20 और कंटिन्यूअस के लिए पूछा गया वो होती है 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपली स्पॉटेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 अप टू स्पान 10 मीटर। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In limit state design of reinforced concrete structures, the partial safety factors for strength of concrete and steel taken as options दिए गए 1.5 and 1.2 respectively, 3.0 and 1.5 respectively, 1.5 and 1.15 respectively या फिर 2.5 and 1.5 respectively। तो हमें partial फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछे गए हैं किसके लिए, कंक्रीट के लिए एंड स्टील के लिए। तो कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5 और स्टील के लिए कितना होता है 1.15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टील के लिए कम इसलिए होता है क्योंकि स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती है। वहीं अगर हम कंक्रीट की बात करें तो इसकी जो मिक्सिंग एंड प्लेसिंग जो होती है वो फील्ड के अंदर होती है, जहां पे जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, उनके ऊपर उतना कंट्रोल नहीं होता जितना स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फैक्ट्री के अंदर जितना कंट्रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A helically reinforced column of 300 mm diameter has 6 bars and 24 mm diameter as longitudinal reinforcement provided at an effective cover of 60 mm and spiral of 8 mm diameter provided at clear cover of 40 mm. The core diameter of this column is options दिए गए 212 mm, 220 mm, 180 mm या फिर 204 mm। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह से एक सर्कुलर कॉलम दे रखा है जिसके अंदर यहाँ पे 6 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं और इन बार्स के ऊपर इस तरह से हमने एक हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रखा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि जो ग्रॉस डायमीटर है ये एंड से लेके इस एंड के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या होगा ग्रॉस डायमीटर। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 300 mm। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें कोर डायमीटर के बारे में पूछा गया। कोर डायमीटर क्या होता है, जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर रखे हैं इनके बीच के अंदर ये जो आउटर के से लेके आउटर के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या होगा कोर डायमीटर होगा। देखिए जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट से आउटर से लेके और ये कॉलम के आउटर के बीच के अंदर ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। देखिए जो क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियर कवर की वैल्यू दे रखी है 40 mm, तो हम क्या करेंगे 40 mm इस साइड में और 40 mm इस साइड में, ये दोनों जो डिस्टेंस है अगर हम ग्रॉस डायमीटर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोर डायमीटर। तो कोर डायमीटर क्या हो जाएगा ग्रॉस डायमीटर से अगर हम माइनस कर दें क्या क्लियर कवर, तो क्लियर कवर क्या है दोनों साइड के अंदर प्रोवाइड कर रखा है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे ग्रॉस डायमीटर 300 mm, क्लियर कवर 40 mm, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोर डायमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 220 mm, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In limit state design of reinforced concrete structure, the value of limiting neutral axis depth factor Ku maximum depends upon options दिए गए grade of concrete only, grade of steel only, grade of concrete and steel both, none of these। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हमें limiting neutral axis की डेप्थ हमें निकालनी हो तो उसका जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला फाइनली निकल के आता है 700 डिवाइड बाई 0.87 FI प्लस 1100 मल्टीप्लाई बाई D। चलिए इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो एक्सियल लिमिटिंग है, जो लिमिटिंग वैल्यू है न्यूट्रल एक्सिस की वो ओनली डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इस पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर हम डिफरेंट ग्रेड्स के स्टील्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो एक्सियल लिमिटिव की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर Fe 250 का स्टील हमने यूज किया, माइल्ड स्टील अगर हमने यूज किया तो उसके लिए एक्सियल लिमिटिव की वैल्यू होती है 0.53 D। वहीं अगर हम Fe 415 की बात करें तो उसके लिए कितनी हो जाएगी 0.48 D। वहीं अगर Fe 500 की बात करें तो उसके लिए वैल्यू होती है एक्सियल लिमिटिंग की 0.46 D। तो हमने सिंपली यहाँ पे Fy की वैल्यूज जो है रख दी हैं और हमें एक्सियल लिमिटिव की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ डी। चलिए तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओनली स्टील की ग्रेड्स पे डिपेंड करती है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। यहाँ पे Ku max दे रखा है, हमने एक्सियल लिमिटिंग लिख रखा है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A septic tank is ऑप्शन दिए गए हैं aerobic method of on-site sewage treatment, anaerobic method of on-site sewage treatment, physical method of water treatment, physico-chemical method of water treatment। देखिए जो सेप्टिक टैंक होता है वो एनारोबिक मेथड होता है और उससे जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ऑन साइट किया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The probability P and recurrence interval TR are related as ऑप्शंस देंगे P is equal to TR, P is equal to 2TR, P square is equal to TR या फिर P is equal to 1/TR। देखिए अगर कोई भी फ्लड का रिकरेंस इंटरवल हमें दे रखा है 100 ईयर्स, यानी कि ऑन एन एवरेज 100 साल में एक बार वो जो फ्लड है वो अकर होगी, वो फ्लड आएगी। अगर हमें फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी साल के अंदर तो हम क्या करेंगे P is equal to 1/100 कर देंगे। तो फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.01। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए 1 अपॉन जो TR जो रिकरेंस इंटरवल हमें दे रखा है उसका अगर हम इनवर्स करते हैं तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, P is equal to 1/TR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेज ऑन डैम लाइज आउटसाइड द मिडल थर्ड ऑफ द बेस देन द डैम इज ससेप्टेबल टू। ऑप्शंस दिए गए क्रशिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर या फिर ओवरटर्निंग फेलियर। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। देखिए कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, अगर मान लिया उसकी जो डायमेंशन है वो है बी एंड डी, तो उसके जो सेंटर पोर्शन में इस तरह से एक रोम्बस शेप बनेगी। उस रोम्बस शेप की अगर डायमेंशन d/3 एंड b/3 है तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं कर्ण या फिर कोर। देखिए इस कर्ण या फिर कोर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर कोई भी फोर्सेज लग रहे हैं इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के ऊपर, अगर उनका जो रिजल्टेंट है उन फोर्सेज का, तो उन रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन जो है इस एरिया के अंदर कहीं से भी पास हो रही है, तो इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर कहीं पर भी टेंशन फोर्स जो है वो नहीं आएगा ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। अगर ये जो रिजल्टेंट है फोर्सेस का ये इस कर्ण से बाहर चला जाए, मान लिया यहाँ पे आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ द फोर्सेस, तो इस साइड के अंदर बेंडिंग की वजह से टेंशन जनरेट हो सकता है और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर फेलियर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा कि टेंशन फेलियर होगा अगर जो लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट फोर्सेस की डैम के अंदर, अगर ये मिडल थर्ड बेस के आउटसाइड के अंदर लाई कर रही है तो वहां पे टेंशन फेलियर अकर हो सकता है। द डैम इज ससेप्टेबल टू टेंशन फेलियर। चलिए वहीं अगर हम सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर जो कर्ण की शेप होती है, कोर की जो शेप होती है वो होती है सर्कुलर। रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर रोम्बस होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सर्कुलर सेक्शन के अंदर इसेंट्रिसिटी की हम बात करें वो होती है इसका जो डायमीटर है डिवाइड बाय 8। वहीं अगर हम इस कर्ण के डायमीटर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसेंट्रिसिटी यानी कि d/4। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kosla's formula for long range runoff assumes that the losses are function of, ऑप्शंस देखिए टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर इवेपोरेशन। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खोसला ने कौन सा फॉर्मूला दिया था फॉर लॉन्ग रेंज रन ऑफ के लिए। चलिए खोसला का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, RM = PM - 0.48 TM। तो यहाँ पे जो RM है ये क्या शो करता है, मंथली रन ऑफ इन सेंटीमीटर, तो ये मंथली रन ऑफ है। PM क्या शो करता है, मंथली प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर, तो इतनी बारिश हुई है एक मंथ के अंदर। और जो TM है ये शो करता है मीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑन एंटायर कैचमेंट, तो ये मीन टेम्परेचर है ऑन एंटायर कैचमेंट के अंदर और इसको रखना है हमने डिग्री सेल्सियस के अंदर। देखिए टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ PM, अगर उसके अंदर से हमने लॉसेज को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रन ऑफ। तो जो लॉसेज हैं वो क्या है, किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The temporary hardness of water is caused by, ऑप्शन दिए गए, bicarbonate of calcium and magnesium, sulfate of calcium and magnesium, chloride of calcium and magnesium, nitrates of calcium and magnesium। देखिए टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इट्स caused by bicarbonate of calcium and magnesium, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट्स की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, वाटर को बॉइल कर देते हैं, तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर अकर्स इन, ऑप्शंस दिए गए, स्लो सैंड फिल्टर्स, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, रैपिड सैंड फिल्टर्स या फिर ड्यूल मीडिया फिल्टर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जो सैंड फिल्टर्स हैं या ड्यूल मीडिया फिल्टर्स हैं उससे डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव नहीं होते हैं। An isochron is a line on basin map, ऑप्शंस दिए गए, joining points of having equal reduced level, joining points having equal time of travel of surface runoff to the catchment outlet, joining points having equal rainfall depth in a given time interval, joining points which are at equal from the catchment outlet। देखिए आइसोक्रोन लाइन के बारे में पूछा गया है। देखिए मान लिया कि इस तरह से हमारा एक बेसिन है, यहाँ पे आउटलेट है, तो मान लिया यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो रेनफॉल हुई तो यहाँ से जो वाटर को इस पॉइंट तक पहुंचने के अंदर 1 आवर टाइम लग रहा है। हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ पे हो, इस पॉइंट से जो वाटर को आउटलेट तक पहुंचने के अंदर 1 आवर लग रहा हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम बोलते हैं आइसोक्रोन लाइन। तो ये तो हमने 1 आवर वाले पॉइंट्स को मिलाया, ऐसे ही हाफ आवर वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे ही 5 मिनट्स वाले पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लाइन्स होंगी। तो ये जो आइसोक्रोन लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर द इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular bar having cross section A, length L, modulus of elasticity E and Poisson's ratio 1/m is subjected to axial pull of P. The volumetric strain will be given by, हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर बार है जिसपे दोनों साइड में एक्सियल पुल लग रहा है P। तो इस पुल की वजह से अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो P डिवाइड बाय A हम करेंगे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस क्या आ जाएगा, सिग्मा x। तो दोनों साइड में इस तरह से स्ट्रेस लगेगा तो जो रेक्टेंगुलर बार है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर स्ट्रेन आ जाएगा।
लेकिन अगर बार की लेंथ इंक्रीज होगी लॉन्गिट्यूडनली तो इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर इसकी जो अदर डायमेंशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रेन आएगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अदर डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी चाहिए तो क्या आ जाएगी, लेंथ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हुक्स लॉ से हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो यहाँ पे स्ट्रेन है, सिग्मा स्ट्रेस है और ई यंग्स मॉडुलस। चलिए वहीं अगर हम एप्सिलॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा कि इसकी जो डेप्थ के अंदर चेंजेस हुए हैं डिवाइड बाय इसकी ओरिजिनल डेप्थ कितनी थी। तो वाई डायरेक्शन के अंदर कोई भी हमने डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया है, तो सिग्मा एक्स की वजह से ही वाई डायरेक्शन के अंदर एक स्ट्रेन आएगा। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रेन आया है एक्स डायरेक्शन के अंदर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइजन्स रेशियो से। वहीं सेम जेड डायरेक्शन के अंदर भी कोई भी डायरेक्ट स्ट्रेस हमने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन सिग्मा एक्स की वजह से स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा एंड उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, इन तीनों का समेशन हो जाएगा। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे सिग्मा एक्स बाय ई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू आएगा। ये क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। क्वेश्चन के अंदर हमें म्यू की जगह 1/m दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे म्यू को हटा के 1/m। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस की जगह हम लिख देंगे p/a, तो p/a स्ट्रेस हो जाएगा, ई यंग्स मॉडुलस 1 माइनस 2/m। ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी जब कोई भी बार है वो उस पे एक्सियल पुल p लग रहा हो। तो ये में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ थिन cylindrical cell the ratio of longitudinal stress to hoop stress is, ऑप्शंस देंगे 0.5, 1, 2 या फिर 4। चलिए देखते हैं। देखिए जब कोई थिन cylindrical सेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर तो उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे जिनको हम एक्सियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, एंड हूप स्ट्रेसेस भी आएंगे जिसको हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। देखिए अगर इंटरनल प्रेशर लग रहा हो तो उसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस आते हैं उनका नेचर क्या होता है, टेंसाइल होता है। वहीं हूप स्ट्रेसेस या फिर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस की बात करें तो वो भी टेंसाइल नेचर के होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है इसको हम लिखते हैं PD/40 और जो हूप स्ट्रेस होता है ये होता है PD/2T। तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट हमने अज्यूम कर लिया है, तो ये अगर लेंथ होगी तो इस लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, और इस सर्कमफेरेंस के अलोंग जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हो जाएंगे हूप स्ट्रेसेस। तो ये जो सिंगल पॉइंट है इस पे हूप स्ट्रेसेस भी होंगे, इस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस भी होंगे और दोनों का नेचर क्या होगा, टेंसाइल होगा जब इंटरनल प्रेशर लग रहा हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो PD से PD कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 0.5, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The greatest amount of strain energy per unit volume that a material can absorb up to its elastic limit is, ऑप्शंस दिए हैं टफनेस इंडेक्स, प्रूफ रेजिलियंस, रेजिलियंस या फिर पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए रेजिलियंस क्या होती है, इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। देखिए जब हम इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेन हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस हो गया, तो हमारी जो लाइन है ये कुछ डिस्टेंस तक ये से बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो जहां तक ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट तक जो हुक्स लॉ है वो वैलिड रहता है। देखिए इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये लाइन स्ट्रेट ना होकर थोड़ी बहुत ऐसे कर्व हो जाएगी और यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अगर हमने किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और वो इलास्टिक लिमिट को रीच कर गया तो इस पॉइंट पर रीच करने के बाद अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे तो जो वो मटेरियल है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस से आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट तक उसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन हुआ था वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन था। और उसके बाद अगर हम लोड को इंक्रीज करें तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो रेजिलियंस क्या होती है, ये जो इलास्टिक लिमिट है इससे पहले बॉडी के ऊपर जितनी भी लोडिंग आई उस लोडिंग की वजह से बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो इलास्टिक लिमिट से पहले विद इन इलास्टिक लिमिट जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है बॉडी के अंदर उसी को हम बोलते हैं रेजिलियंस। और रेजिलियंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट। अब इस इलास्टिक लिमिट के ऊपर अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो कि बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है तो वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगी, तो जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। देखिए रेजिलियंस को हम निकालते कैसे हैं, देखिए लोड और डिफ्लेक्शन कर्व जब हम बनाते हैं तो उसका जो एरिया होता है इट रिप्रेजेंट्स द रेजिलियंस, तो इससे हम रेजिलियंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करें तो क्या होती है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। देखिए ग्रेटेस्ट अमाउंट होता है ये स्ट्रेन एनर्जी का, जिसको हमने अभी देखा था वो क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस। तो अगर हम ऐसा बोलें कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है तो वो होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को हम कैसे निकालेंगे, ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, यहाँ पे हमने इलास्टिक लिमिट को रीच कर लिया, तो ये जो एरिया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का अप टू इलास्टिक लिमिट, ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट मटेरियल कैन अब्सॉर्ब अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, तो उसको एक्चुअली में हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम इसकी जगह प्रूफ रेजिलियंस भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रूफ रेजिलियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of maximum shear stress intensity to average shear stress intensity for a rectangular section is, ऑप्शंस दिए गए हैं 3/2, 4/3, 5/2 या फिर 2/1। देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो रेशियो होता है किसका, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी का, वो होता है 3/2, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके ऊपर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी आएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 3/2 इंटू एवरेज शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी। तो ये में ध्यान रखना है। देखिए वहीं अगर हमें ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में पूछा जाए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी कितनी होती है, देखिए वो भी होती है 3/2 टू एवरेज, लेकिन ये न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं ना होकर ये इसकी हाफ डेप्थ पे होती है h/2 पे। देखिए जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो होगी 2h/3 डेप्थ के ऊपर, और इस डेप्थ के ऊपर जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो होगी 4/3 टू एवरेज। देखिए अगर इन दोनों एक्सिस के बीच के अंदर हमसे डिस्टेंस पूछ ली जाए, आप 2h/3 में से h/2 माइनस करेंगे तो h/6 आ जाएगा। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Shape of the force diagram for a simply spotted beam AB subjected to point load W at the center of span shall be, हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह से एक AB बीम दे रखा है जिसके सेंटर के ऊपर यूनिट लोड लग रहा है W, तो इसकी वजह से जो shear force डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरह से, यानी कि जो ऑप्शन 2 दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर वहीं हम ऑप्शन 1 की बात करें तो ये होगा कैंटिलीवर बीम के अंदर इस तरह से यूनिट लोड लग रहा हो इसके फ्री एंड के ऊपर, तो इसकी वजह से जो shear force डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये shear फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए इस तरह से कोई बीम है तो उसके ऊपर अगर यूडीएल लग रहा हो इस तरह से, तो उसके लिए जो एसएफटी बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन ये इसका अपोजिट है, यानी कि इसकी जो लोडिंग होगी वो भी इसके अपोजिट होगी, यानी कि जो हमारा बीम होगा वो कुछ इस तरह से होगा जिसके अंदर लोडिंग क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ना होके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी। और ये डायग्राम जो है शीयर फोर्स का डायग्राम नहीं होगा ऐसा, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा जिसके अंदर सिंपली स्पॉटेड बीम के अंदर सेंटर के ऊपर एक मोमेंट एक्ट कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The degree of indeterminacy of following beam for general case of loading is, हमें इस तरह से एक बीम दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो हमें डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी निकालना है इस बीम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए बीम के मेंबर्स की बात करें, टोटल 3 मेंबर हैं 1, 2 एंड 3। जॉइंट्स की बात करें 1, 2, 3 एंड 4, 4 जॉइंट दे रखे हैं। एक्सटर्नल रिएक्शंस की बात करें तो 3 + 2 + 2 टोटल कितनी हो जाएगी 7। चलिए तो ये हिंज की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हिंज की वजह से आएंगी रिलीज रिएक्शन, तो वो कितनी आएंगी, रिलीज रिएक्शन हो जाएंगी सिग्मा m-1। तो एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कितने मेंबर्स अपने मिल रहे हैं, आके 2 मेंबर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे m' की हम लिख देंगे 2, -1 करेंगे तो हमारे पास रिलीज रिएक्शन कितनी आ जाएगी 1। चलिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ds को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर 2D फ्रेम्स। यहाँ पे क्या आएगा 3m + RE - 3J - RR। देखिए 3 इंटू मेंबर हमें दे रखे हैं 3, एक्सटर्नल रिएक्शन हमने निकाल ली है टोटल 7 है, जॉइंट हमें दे रखे हैं 4 जॉइंट, रिलीज रिएक्शन हमने अभी देखी है कितनी है 1। तो सारी वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो हमारे पास ds की वैल्यू स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की वैल्यू आगे आ जाएगी निकल के 3, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The moment K required to rotate the near end of prismatic beam through unit angle without translation, the far end being fixed is given by, ऑप्शंस दिए गए EI/L, 2EI/L, 3EI/L या फिर 4EI/L। तो देखते हैं। देखिए कोई मेंबर है, अगर उसका फार एंड फिक्स्ड हो तो उस तरह के मेंबर के लिए जो स्टिफनेस की वैल्यू होती है वो होती है 4EI/L। अगर फार एंड क्या हो, हिंज्ड हो या फिर फार एंड रोलर सपोर्ट हो, तो इन दोनों केसेस के अंदर जो स्टिफनेस की वैल्यू होती है वो होती है 3EI/L। वहीं अगर फार एंड क्या हो, फ्री हो, तो इस केस के अंदर स्टिफनेस की वैल्यू क्या होती है 0। देखिए स्टिफनेस का क्या मतलब होता है, स्टिफनेस होती है मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। तो वही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो मोमेंट है कितना रिक्वायर्ड होगा टू रोटेट नियर एंड, और हमें यूनिट एंगल का रोटेशन करना है विदाउट ट्रांसलेशन, जिसमें फार एंड है क्या है फिक्स्ड है। तो हमें कौन सी कंडीशन दी गई है, ये वाली, इसमें फार एंड फिक्स्ड हो, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If an element of stressed body is in the state of pure shear with magnitude of shear stress as 80 Newton per mm², then the principal stress as that element is, options दिए गए 40 Newton per mm², 120 Newton per mm², 148 Newton per mm² या फिर 80 Newton per mm²। चलिए देखते हैं। देखिए अगर जनरल कंप्रेशन का केस होता है उसके अंदर हम मोहर डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है सिग्मा 1 और यहाँ पे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है सिग्मा 2। वहीं अगर हम प्योर शियर का केस लें, इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ मोर सर्किल। तो इस केस के अंदर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, इस रेडियस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस प्योर शियर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर प्योर शियर स्ट्रेस लग रहा हो तो उसके अंदर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू प्योर शियर स्ट्रेस के इक्वल होगी। एंड इस केस के अंदर जो थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री और 135 डिग्री भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cantilever beam of span 3 meter is subjected to uniformly distributed load of 80 kN per meter throughout the span. Determine the value of point load that can be applied in upward direction at free end in order to give the resulting deflection at free end as 0. चलिए हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए हमें इस तरह से एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है, इसका स्पान दे रखा है हमें 3 मीटर। इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 80 किलोन्यूटन पर मीटर। तो इस लोडिंग की वजह से इसका जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ होगा। तो इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ डेल्टा आएगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस डिफ्लेक्शन को हमें 0 करना है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एंड पॉइंट पे ऊपर की ओर एक पॉइंट लोड अप्लाई कर दिया। तो इस पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी रखी जाए कि ये जो यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको हम 0 कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमने जो अभी जो कंडीशन ली थी इसके अंदर यूडीएल और जो पॉइंट लोड है इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। इससे होगा ये कि जब हम इस तरह से यूडीएल की वजह से डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे और इस पॉइंट लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा, इन दोनों से जो डिफ्लेक्शन आएगा इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो इन दोनों लोडिंग की वजह से जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन के लिए डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले हम देख लेते हैं। यूडीएल के केस में डिफ्लेक्शन जो होता है एंड पॉइंट पे कैंटिलीवर बीम के लिए वो होता है WL⁴ डिवाइड बाय ATI। वहीं कैंटिलीवर के केस के अंदर अगर पॉइंट लोड लग रहा हो फ्री एंड पे तो उसके केस के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है PL³ डिवाइड बाय 3EI। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के अंदर जो लोडिंग की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो इस डिफ्लेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए तो इन दोनों की वजह से जो डिफ्लेक्शन आया इसको हम इक्वल रख देंगे। तो इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, P = 3/8 WL। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर W यूनिट का यूडीएल लग रहा है तो इस प्रोप्ड एंड के ऊपर जो रिएक्शन आएगा वो होगा 3/8 WL। अगर इस एंड पे ऊपर रिएक्शन 3/8 WL हो जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा, 5/8 WL। तो कई बार एग्जाम्स में ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने डेरिवेशन से देखा कि जो प्रोप्ड एंड के ऊपर रिएक्शन आएगा वो कितना होगा, 3/8 WL। क्वेश्चन के अंदर हमें यूनिट लोड दे रखा है 80 किलोमीटर पर मीटर, लेंथ हमें दे रखी है 3 मीटर। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट लोड की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे टू मेक द टोटल डिफ्लेक्शन 0 एट द फ्री एंड। तो पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is incorrect when the lintels are compared with arches? देखिए सिंपली हमें lintels और arches को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, lintels are simpler in construction। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। lintels का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एज कंपेयर टू arches सिंपल होता है, इजी होता है और arches के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, arches does not require strong abutment walls to withstand the arch thrust। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए आर्चेस के लिए हमें स्ट्रॉन्ग अब्यूटमेंट्स या फिर वॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टू विदस्टैंड दी आर्च थ्रस्ट, जो भी आर्च थ्रस्ट आता है उसको रजिस्ट करने के लिए, उसको विदस्टैंड करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग अब्यूटमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं आर्चेज के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट है, आर्चेज रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पान दी ओपनिंग। देखिए एक हमने लिंटल यहाँ पे लगाया है उसकी वजह से ओपनिंग हो गई, एक हमें सेम स्पान के लिए हमने यहाँ पे आर्च बना है तो यहाँ पे ये जो हेडरूम है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिंटेल, और दोनों के अंदर जो स्पान है वो सेम है तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लिंटेल्स ट्रांसफर दी लोड्स वर्टिकली टू दी वॉल्स। तो जो लिंटेल्स हैं इनके अंदर लोड का ट्रांसफर कैसे होता है, ये लिंटल है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल बनी हुई है तो ये लोड का जो ट्रांसफर है यहाँ पे डायरेक्टली वर्टिकली करेंगे तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो इनकरेक्ट है, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन केस ऑफ फ्रेम्ड आरसीसी कंस्ट्रक्शन द फॉर्मवर्क टू बी रिमूव्ड फर्स्ट आर ऑप्शंस दिए गए बॉटम ऑफ बीम्स, बॉटम ऑफ रूफ स्लैब, साइड्स ऑफ बीम्स, एनी बॉटम ऑफ बीम्स और बॉटम ऑफ रूफ स्लैब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, साइड्स ऑफ बीम। देखिए कोई भी बीम है, कॉलम है, स्लैब्स हैं, तो उनके अंदर जो भी हमने वर्टिकल फॉर्मवर्क्स प्रोवाइड कर रखे हैं तो सबसे पहले उनको रिमूव किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। देखिए IS कोड 456/2000 जो कि प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का कोड है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट फॉर्मवर्क्स के लिए मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क, तो मिनिमम टाइम पीरियड की कुछ एक वैल्यू दे रखी है जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर वर्टिकल फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर रखा हो टू कॉलम्स, टू वॉल्स और टू बीम्स, तो जो भी वर्टिकल फॉर्मवर्क हमने प्रोवाइड कर रखा है उसके लिए जो मिनिमम पीरियड है वो कितना होता है? 16 to 24 आवर्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए स्लैब और बीम की अगर हम कंपैरिजन करें तो स्लैब के लिए जो हम फॉर्मवर्क प्रोवाइड करते हैं उसको एज कंपेयर टू बीम्स हम पहले रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए बी के अंदर हमें दे रखा है कि सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, उसको हम रिमूव कर सकते हैं 3 डेज के बाद में। देखिए जो सॉफिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इस तरह से पैनल्स होते हैं जो कि स्लैब्स के नीचे या बीम्स के नीचे हम प्रोवाइड करते हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए हम इस तरह से वर्टिकल प्रोप्स लगाते हैं। देखिए इन पैनल्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो हमने इस तरह से प्रोप्स लगा रखे होते हैं इन पैनल्स को सपोर्ट करने के लिए, इन प्रोप्स को हम लूज कर देते हैं। इनको लूज करने के बाद इन पैनल्स को हम रिमूव कर देते हैं और उसके जस्ट बाद ही फिर से हम ये जो प्रोप्स हमने लगा रखे हैं इनको फिर से रिफिक्स कर देते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि जो पैनल्स रिमूव हो गए तो जो स्लैब्स हैं, जो भी बीम्स हैं, उनको प्रॉपर मॉइस्चर मिल पाएगा, उनको प्रॉपर एयर मिल पाएगी ताकि वो अपनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ को गेन कर पाए। लेकिन अभी भी उनको सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम जो प्रोप्स हैं उनको रिफिक्स कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अभी हमने सॉफिट और प्रोप्स के बारे में देख लिया है, अभी उनके लिए मिनिमम टाइम पीरियड कितना होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर सॉफिट लगे हुए हैं किस पे? स्लैब के ऊपर, तो उनके लिए मिनिमम टाइम पीरियड होता है 3 डेज। अगेन कंडीशन वही है कि जो प्रोप्स हमने हटाए थे उनको रिफिक्स करना है इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। देखिए अभी जो सॉफिट्स हैं किसके ऊपर? बीम के ऊपर हमने जो सॉफिट्स लगा रखे हैं उनको 7 डेज के बाद हम रिमूव कर सकते हैं। अगेन हमें प्रोप्स को रिफिक्स करना है इमीडिएटली। देखिए वहीं अगर हम इन प्रोप्स की बात करें जिनको हमने अभी रिफिक्स किया था, ये जो प्रोप्स हैं किस पे लगे हुए हैं? स्लैब के ऊपर। तो स्लैब के अंदर जो प्रोप्स लगे हुए हैं उनको हम 7 डेज to 14 डेज के बाद रिमूव कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो स्पान है, अगर 4.5 मीटर तक स्पान है तो उस कंडीशन के अंदर जो स्लैब के अंदर प्रोप्स लगे हुए हैं उनको 7 दिन के बाद ही रिमूव कर सकते हैं। अगर जो स्पान है वो 4.5 मीटर से बड़ा है तो उस कंडीशन के अंदर स्लैब के अंदर जो भी प्रोप्स लगे हुए हैं उनको रिमूव हम 14 दिन के बाद ही करेंगे। वहीं हमने अभी स्लैब के अंदर प्रोप्स देखे, वहीं अभी हम जो प्रोप्स देखेंगे किसके अंदर? बीम्स एंड आर्चेस के अंदर। अगर अभी जो स्पान है वो अप टू 6 मीटर है तो इस कंडीशन के अंदर जो प्रोप्स हैं जो लगे हुए बीम्स के अंदर उनको हम 14 दिन के बाद रिमूव करेंगे। अगर स्पान जो है 6 मीटर से ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोप्स हैं इन बीम्स एंड आर्चेस उनको 21 दिन के बाद रिमूव किया जाता है। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fluid which satisfy the relation tau is equal to mu du upon dy, where tau is shear stress, mu is constant of proportionality and du upon dy is the rate of deformation, is known as। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, थिक्जोट्रॉपिक फ्लूइड स्लैश सब्सटेंस या फिर प्लास्टिक। देखिए जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। tau is equal to mu du upon dy, तो जो भी फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ पे tau क्या है? shear stress, mu is the constant of proportionality एंड du upon dy इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसको हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए अगर हम शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी जिसका जो स्लोप होगा वो फ्लूइड की एपरेंट विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करें तो ये वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह के फ्लूइड्स के लिए ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन ना होके नॉन लीनियर होगी। वहीं अगर हम थिक्जोट्रॉपिक फ्लूइड्स की बात करें तो इस तरह के फ्लूइड्स को हम टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि थिक्जोट्रॉपिक फ्लूइड्स के लिए जो विस्कोसिटी होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है। इफ शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस विद टाइम देन द विस्कोसिटी ऑफ थिक्जोट्रॉपिक फ्लूइड्स विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी तो उस तरह के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको बोलते हैं रियोपेक्टिक। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जो थिक्जोट्रॉपिक और जो रियोपेक्टिक फ्लूइड्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। वहीं अगर हम प्लास्टिक फ्लूइड्स की बात करें तो उसके लिए अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो उसके अंदर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन जो ये लाइन है ये 0 से स्टार्ट ना होके कुछ इनिशियल शियर स्ट्रेस की वैल्यू पे जाके शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो परफेक्टली प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं जिनको हम बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स भी बोलते हैं, तो वो इस तरह के फ्लूइड्स होते हैं जिनको अगर एक मिनिमम इनिशियल शियर स्ट्रेस दिया जाए तो उनके अंदर डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, वो फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। एंड इस लाइन का जो स्लोप है
वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि मिनिमम इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद जो बिंगम प्लास्टिक, जो परफेक्टली प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं, वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What shall be pressure head of the liquid of specific gravity 0.8 for pressure head 100 मीटर of water? ऑप्शंस दिए गए हैं 80 मीटर, 125 मीटर, 160 मीटर या फिर 64 मीटर। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। एच हेड के लिए अगर हमें प्रेशर निकालना हो तो क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच। देखिए दो डिफरेंट फ्लूइड हैं और उनका प्रेशर सेम है तो क्या होगा, तो दो डिफरेंट फ्लूइड हैं तो उनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी, उनके लिए जो प्रेशर हेड की वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, P1 इक्वल टू P2 कर दिया। अगर यहाँ से लिक्विड के प्रेशर हेड की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, रो डब्ल्यू डिवाइड बाय रो एल। और हमने अभी देखा था कि रो एल डिवाइड बाय रो डब्ल्यू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय जी एल। और जी एल की वैल्यू हमें दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है हमें लिक्विड की 0.8, प्रेशर हेड दे रखा है वाटर के लिए 100 मीटर। तो ये वैल्यूज पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लिक्विड के लिए प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 मीटर, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू दी, ऑप्शंस दिए गए हैं, एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द वेटेड पेरीमीटर, एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर डिवाइडेड बाय द एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया। देखिए जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है इट इज द रेशियो ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर। वहीं अगर हमसे हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में पूछा जाए तो ये क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय द टॉप विड्थ। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें हाइड्रोलिक रेडियस के बारे में पूछा गया था तो ये क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाय द वेटेड पेरीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A list of air pollutants is given below. ऑप्शंस दिए गए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, सल्फ्यूरिक एसिड। Which of these are primary pollutant? तो क्वेश्चन के अंदर हमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से होते हैं। देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 ये प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 30-meter steel tape was standardized at 20 degrees Celsius. The tape was used when the ambient temperature was 40 degrees Celsius. A 30-meter length measured with the tape will actually be take coefficient of expansion of tape material as 15 into 10 to the power minus 6. Options दिए गए हैं 30.09 मीटर, 30.009 मीटर, 29.991 मीटर, 29.91 मीटर। तो सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर हमें लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्टील टेप का यूज किया। तो इन दोनों के बीच में जब हमने लेंथ को मेजर किया तो उसकी लेंथ आई 30 मीटर, लेकिन जब हमने मेजरमेंट किया था तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेप को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया था, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टेप की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो टेप पहले 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यहाँ तक 30 मीटर लेंथ बता रही थी, तो वही टेप अभी यहाँ पर 30 मीटर लेंथ को बताएगी, यानी कि टेप के अंदर इतना है जो एरर आ गया है। अगर हम ट्रू लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 30 मीटर होगा, तो इतनी लेंथ को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर की एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ हमें मिलेगी। तो इसका मतलब हमें जो करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमें इतना भी पता है तो हम ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 को तो ऐसे ही कट कर देंगे, क्योंकि जो एक्चुअल लेंथ आएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वो 30 मीटर से ज्यादा होगी। देखिए इसके साथ साथ अब हमें ये भी याद रखना है, करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगा। देखिए टेम्परेचर के कारण टेप की लेंथ के अंदर जो करेक्शन आएगा उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, करेक्शन इज इक्वल टू एल अल्फा टी एम माइनस टी नॉट। तो टी एम क्या है, जब हमने मेजरमेंट किया तो उस टाइम पर एम्बिएंट टेम्परेचर क्या था, और टी नॉट जो है जब टेप को स्टैंडर्डाइज किया गया था तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था। अल्फा यहाँ पे टेप का जो मटेरियल है उसके लिए एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, और जो एल है ये लेंथ ऑफ टेप है। तो लेंथ हमें दे रखी है 30 मीटर, एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमें दे रखा है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। जब हमने मेजरमेंट किया था तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने टेप को स्टैंडर्डाइज किया था तब टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्शन कितना आ जाएगा, 0.009 मीटर। तो इसको हम 30 मीटर के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टू consecutive readings in the leveling data are 1.445 meter and 1.955 meter. The first is the foresight and second is the backside. Then options दिए गए हैं. The rise from the first point to second point is 0.51 meter. The fall from the first point to second point is 0.51 meter. The two readings are taken to the same point from two instrument stations. The level difference between the points is 3.410 meter. तो चलिए क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से पहले समझते हैं. देखिए यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रखा है. देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है जिसका आरएल हमें पता है. तो जो नॉन एलिवेशन के ऊपर जहां पे हमें रीडिंग्स पता होती हैं, जहां पर हमें रिड्यूस लेवल के बारे में पता होता है, तो वहां पे स्टाफ को रख के जो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं उसको हम बोलते हैं बैक साइड. तो देखिए ये बैक साइड की जो रीडिंग जो भी आती है, इसको आरएल के अंदर हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये जो लाइन आ रही है इसकी हाइट के बारे में, हमें इसके एलिवेशन के बारे में हमें पता चल जाता है. अब हमें अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आरएल की वैल्यू निकालनी हो तो उस पॉइंट पे हम इस तरह से स्टाफ को रखेंगे और जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो इस पॉइंट बी का आरएल हमें पता चल जाएगा. देखिए फर्स्ट रीडिंग को हम बोलते हैं बैक साइड और जो लास्ट रीडिंग होती है, अगर इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि हमने जो सिंगल सेटिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने जो लास्ट रीडिंग ली है इसको हम बोल देंगे फोर साइड. तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो क्या होती है, हमेशा बैक साइड होती है. जो लास्ट रीडिंग होती है वो हमेशा फोर साइड होती है. तो ये हमें ध्यान रखना है. लेकिन क्वेश्चन के अंदर में जो दिया गया है वो दिया गया है कि जो फर्स्ट रीडिंग हमें दे रखी है वो दे रखी है फोर साइड एंड जो सेकंड रीडिंग हमें दे रखी है वो दे रखी है बैक साइड. तो ऐसा किस कंडीशन के अंदर होगा, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को फर्स्ट टाइम सेटअप किया था, उसके बाद हमने बहुत सारी इस तरह से रीडिंग ले ली और ये लास्ट रीडिंग हमने ले ली फोर साइड. उसके बाद हमने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के कहीं पे और शिफ्ट कर दिया. तो हमें अभी इस पॉइंट का आरएल हमें पता है. तो अभी जब हमने इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पे शिफ्ट किया था, तो अब जब हम इस पॉइंट पे स्टाफ को रख के न्यू पोजीशन के लिए जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बैक साइड. एंड अगेन इसके बाद जो भी रीडिंग होंगी वो क्या होंगी, इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर साइड होंगी. तो इस तरह के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग पॉइंट. देखिए इस चेंजिंग पॉइंट पे क्या होता है, हमेशा दो रीडिंग ली जाती है, एक होती है बैक साइड और एक होती है फोर साइड. लेकिन जब हमसे ये पूछा जाए कि चेंजिंग पॉइंट पे फर्स्ट रीडिंग कौन सी होती है और सेकंड रीडिंग कौन सी होती है, तो हमने अभी देखा कि पहले हमें फोर साइड लेनी पड़ेगी एंड उसके बाद जब हम इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद जाके हम बैक साइड लेंगे. यानी पहले हमने फोर साइड ली, उसके बाद हमने बैक साइड ली. ये हमें ध्यान रखना है कि चेंजिंग पॉइंट पे दोनों तरह की रीडिंग होती है, बैक साइड भी ली जाती है और फोर साइड भी ली जाती है. एंड प्लस उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि पहले फोर साइड ली जाती है उसके बाद बैक साइड ली जाती है. तो अगर फर्स्ट रीडिंग जो फोर साइड है एंड सेकंड रीडिंग बैक साइड है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टू रीडिंग्स आर टेकन टू दी सेम पॉइंट. सेम पॉइंट पे हमने दोनों रीडिंग ली है फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग ली है. एंड इस तरह का जो पॉइंट होता है ये होता है चेंजिंग पॉइंट. इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When the contour lines having the same contour interval are further apart, it shows a, options दिए गए हैं, प्लेन सरफेस, वेरी स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप या फिर वैले. देखिए जो कंटूर लाइंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं सेम एलिवेशन पॉइंट्स को मिलाने वाली इमेजरी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं. देखिए कंटूर लाइन इस तरह से अगर पास पास होती हैं तो ये रिप्रेजेंट करती हैं वेरी स्टीप स्लोप. वहीं अगर कंटूर लाइन इस तरह से ज्यादा स्पेसिंग पे होंगी तो वो इसके कंपैरिजन में जो स्लोप होगा वो जेंटल स्लोप होगा. अगर देखिए यहाँ पे कम स्लोप है, अगर यहीं पे अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो इस तरह से स्टीपर स्लोप होगा. अगर कंटूर लाइन और ज्यादा पास में आ जाएंगी तो जो स्लोप है वो और ज्यादा स्टीप हो जाएगा. वहीं अगर हम प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो ये कंटूर लाइन के बीच की स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा होगी. देखिए वैले के केस के अंदर कंटूर किस तरह से बनेंगी, तो कंटूर अगर फर्दर अपार्ट्स होंगी, इनके अंदर स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा जेंटल स्लोप को. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The distance formula for finding distances using a theodolite for a horizontal line of sight is K is multiplying constant, S is intercept and C is additive constant. हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. देखिए डिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू KS प्लस C. यहाँ जो K होता है ये होता है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट, C जो होता है ये होता है एडिटिव कॉन्स्टेंट और जो S होता है ये होता है इंटरसेप्ट. देखिए जो मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट होता है ये रेशियो होता है फोकल लेंथ एंड स्टेडिया इंटरवल का, तो ये भी हमें ध्यान रखना है. देखिए अगर हम एनालिटिक लेंसेज को यूज करते हैं तो उनके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 और जो एडिटिव कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 0. तो ये भी हमें ध्यान रखना है. क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली ये फॉर्मूला पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा. D इज इक्वल टू KS प्लस C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A total station can measure, options दिए गए हैं, only distances electronically, only horizontal angles accurately, horizontal and vertical angles and distances, vertical angles and distances only. देखिए जो total station होता है it can measure horizontal and vertical angles as well as distances. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
द डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी इज मेजर्ड इज, ऑप्शंस दिए गए हैं मीटर्स, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर्स या फिर लीटर्स। देखिए जो डीपीसी का मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है इन स्क्वायर मीटर, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The water treatment required for water obtained from a deep tube well is, options दिए गए हैं coagulation and flocculation only, filtration only, disinfection only, coagulation, flocculation and filtration। देखिए जो वाटर डीप ट्यूबवेल से हमें मिलता है, अगर उसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए जो मिनिमम ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है डिसइंफेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a rapid gravity filter, options दिए गए हैं raw water from a river reservoir is supplied as input, disinfected water is the input, water passed through the coagulation tank is the input, water after settling only is the usual input। देखिए रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर्स के अंदर जो इनपुट होता है वो डायरेक्टली रिवर रिजर्वर से सप्लाई नहीं किया जाता है, वो इसके लिए इनपुट नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, पहले उनको रिमूव करना होता है। ऑप्शन 2 में दिया गया है डिसइंफेक्टेड वाटर इज द इनपुट, तो जो डिसइंफेक्शन किया जाता है वो हमेशा सबसे लास्ट में किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। वाटर पास थ्रू कोगुलेशन टैंक इज द इनपुट, तो ये ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि जब हमने वाटर को कोगुलेशन टैंक से पास कर लिया है तो उसको अब हम रैपिड सैंड फिल्टर के लिए एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 में जो दे रखा है वाटर आफ्टर सेटलिंग ओनली इज द यूजुअल इनपुट, तो इस तरह का जो वाटर होता है ये इनपुट होती है फॉर द स्लो सैंड फिल्टर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Drinking water is to have a maximum content/value of some substances characteristics. Which of the following does have a limit on its minimum value as well? 4 ऑप्शंस दिए गए, टोटल हार्डनेस, डिजॉल्व्ड सॉलिड, टर्बिडिटी या फिर पीएच। देखिए सबसे पहले इन चारों की जो लिमिट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एज पर आईएस कोड इन चारों पैरामीटर के जो भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं एंड जो भी परमिसिबल लिमिट्स हैं, देखिए अगर हम टोटल हार्डनेस की बात करें तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 ppm, वहीं इसकी परमिसिबल लिमिट की बात करें तो ये होती है 600 ppm। डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है अप टू 500 ppm एंड इसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है ये होती है अप टू 2000 ppm। अगर हम टर्बिडिटी की बात करें तो एज पर आईएस कोड इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 NTU एंड इसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है ये होती है 5 NTU। वहीं अगर हम पीएच की बात करें तो वाटर की पीएच की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है ये होती है 6.5 टू 8.5 एंड परमिसिबल लिमिट में क्या होता है, नो रिलैक्सेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीएच के अंदर क्या है कि मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए 6.5 और जो मैक्सिमम पीएच होनी चाहिए वो होती है 8.5 एज पर आईएस कोड। लेकिन हमें जो बाकी पैरामीटर की ये जो लिमिट्स दे रखी हैं ये होती हैं इनकी मैक्सिमम लिमिट। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है फॉर रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। ये टेबल कहां से ली गई है, ये ली गई है फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो मैनुअल है ऑन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, तो वहां से ये टेबल ली गई है। तो इन लोगों ने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं जो आईएस कोड से थोड़े डिफरेंट हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो टर्बिडिटी दी गई है जिसका मेजरमेंट अगर हम NTU के अंदर करें तो इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट दे रखी है वो है 1, लेकिन जो कॉज ऑफ रिजेक्शन है वो है 10 NTU, तो ये हमें ध्यान रखना है। वहीं आईएस कोड के अंदर हमने क्या लिमिट देखी थी, एक्सेप्टेबल लिमिट हमने क्या देखी थी 1 NTU एंड परमिसिबल लिमिट हमने देखी थी 5 NTU एज पर आईएस कोड। अगर हम कलर की बात करें, अगर उसको मेजर किया गया है प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल के ऊपर तो उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है 5 एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन है 25, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। टेस्ट एंड कलर की बात करें, अनऑब्जेक्शनेबल एक्सेप्टेड है, अगर ऑब्जेक्शनेबल है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। वहीं पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच की रेंज दे रखी है 7 टू 8.5, वहीं आईएस कोड के अंदर हमने देखा था 6.5 टू 8.5, ये एक्सेप्टेबल लिमिट थी। कॉज ऑफ रिजेक्शन के अंदर दे रखा है अगर पीएच 6.5 से कम हो जाती है या 9.2 से ज्यादा हो जाती है तो इस तरह का जो वाटर सोर्स होगा इट विल बी रिजेक्टेड। वहीं आईएस कोड के अंदर नो रिलैक्सेशन दिया गया है। टीडीएस एक्सेप्टेबल 500 ppm, कॉज ऑफ रिजेक्शन 2000 ppm, हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेप्टेबल 200 ppm, कॉज ऑफ रिजेक्शन 600 ppm, क्लोराइड एक्सेप्टेबल 200 ppm, cause of rejection 1000 ppm, सल्फेट 200, 400, फ्लोराइड 1 ppm एक्सेप्टेबल, 1.5 ppm से ऊपर रिजेक्टेड, नाइट्रेट लेस देन 45 एक्सेप्टेबल, अगेन 45 ही हमारा cause of rejection हो जाएगा। कैल्शियम के अंदर हमें दे रखा है अप टू 75 ppm एक्सेप्टेबल, 200 ppm से ऊपर cause of rejection, मैग्नीशियम लेस देन इक्वल टू 30 एक्सेप्टेबल, cause of rejection 150। तो ये जो सारी लिमिट थी ये थी एज पर CPHWO मैनुअल। चलिए वहीं अगर हम आईएस कोड की बात करें, ड्रिंकिंग
वाटर स्पेसिफिकेशन हमें कहां से मिलती है? हमें मिलती है IS 10500/2012। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम कौन सा IS कोड यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं IS 10500/2012। यहाँ पे जो कलर मेजर किया जाता है वो किया जाता है हेजन यूनिट्स के अंदर, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट हमें दे रखी है फॉर एक्सेप्टेबल लिमिट 5, परमिसिबल लिमिट 15। ऑर्डर एग्रीबल है तो एक्सेप्टेड है, एग्रीबल है तो परमिसिबल है। पीएच वैल्यू 6.5 टू 8.5, परमिसिबल लिमिट के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। टेस्ट के अंदर एग्रीबल एग्रीबल। टर्बिडिटी की बात करें, NTU के अंदर नेफ्थैलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट के अंदर इसको मेजर किया जाएगा, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी एक्सेप्टेबल लिमिट वो होगी 1 एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगी 5। टोटल डिसॉल्व सॉलिड TDS मैक्सिमम लिमिट 500 एक्सेप्टेबल, मैक्सिमम लिमिट 2000 परमिसिबल। देखिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। IS कोड ने बोला है कि जो लिमिट हमने दे रखी है एक्सेप्टेबल लिमिट में अंदर, तो वो मैक्सिमम लिमिट है, उसी का ही हमने इंप्लीमेंटेशन करना है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी कि जहां पे जो हमें वाटर सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां पे जो वाटर की क्वालिटी है वो इस एक्सेप्टेबल लिमिट को भी क्रॉस कर रही होगी। अगर वहां पे कोई अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर इस एक्सेप्टेबल लिमिट को हम थोड़ा सा बढ़ाकर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज हम परमिसिबल लिमिट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओनली इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज। लेकिन जो सोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उनकी अगर वाटर क्वालिटी की जो लिमिट है वो परमिसिबल लिमिट को भी क्रॉस कर जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर वी हैव नो अदर ऑप्शन रेदर देन रिजेक्ट द सोर्स। चलिए, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए जो टेबल 2 के अंदर जो IS कोड के अंदर हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की बात करें तो 0.2 ppm होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फ्लोराइड के बारे में अभी हमने देखा था 1 to 1.5 एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट। क्लोराइड की एक्सेप्टेबल लिमिट 250, परमिसिबल लिमिट 1000। कैल्शियम की 75 एक्सेप्टेबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट 200 ppm। देखिए आयरन के बारे में हमें ध्यान रखना है, एक्सेप्टेबल लिमिट 0.3 ppm एंड मैग्नीज की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो होती है 0.1 एंड परमिसिबल लिमिट होती है 0.3 ppm। देखिए अगर आयरन एंड मैग्नीज ये दोनों प्रेजेंट है तो इन दोनों का जो समेशन है वो कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 0.3 ppm। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नाइट्रेट का भी बहुत बार पूछा जाता है, कितना होता है 45 ppm, नो रिलैक्सेशन। सल्फेट 200 ppm, 400 ppm। देखिए टोटल एल्कलिनिटी एंड टोटल हार्डनेस इन दोनों की जो लिमिट्स हैं वो सेम है। इन दोनों के लिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है 200 ppm, वहीं इन दोनों के लिए जो परमिसिबल लिमिट है वो है 600 ppm। चलिए, तो ये सारी वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per IS 1172-1963, water required per head per day for average domestic purposes is approximately equal to, ऑप्शंस दिए गए हैं 25 लीटर्स, 75 लीटर्स, 135 लीटर्स या फिर 350 लीटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है पर कैपिटा पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पजेज, वो होता है 135 लीटर्स फॉर ए स्मॉल टाउन विद अ फ्लशिंग सिस्टम। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following pair is not correctly matched for Bittman properties? ऑप्शंस दिए गए हैं, softening point between 35 degree Celsius to 70 degree Celsius, specific gravity of pure bitumen 0.97 to 1.02, pure bitumen completely soluble in carbon tetrachloride, Pensky-Martin flash point minimum specified as 50 degree Celsius। तो हमें not correctly matched ऑप्शन बताना है for Bittman properties। देखिए जब softening point के लिए जब हम टेस्ट करते हैं with the help of ring ball apparatus, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो होता है between 30 degree Celsius to 70 degree Celsius। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये में ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बिटवीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है 0.97 टू 1.02, तो ऑप्शन 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। वहीं अगर हमसे टार के बारे में पूछ लिया जाए तो जो टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.10 टू 1.25, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। प्योर बिटवीन कंप्लीटली सोल्यूबल होता है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के अंदर, और प्योर बिटवीन जो है कंप्लीटली सोल्यूबल होता है, तो ऑप्शन जो 3 है वो भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो 4 है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो 4 है वो इनकरेक्ट है। देखिए जो पेंस्की-मार्टिन फ्लैश पॉइंट, देखिए जब फ्लैश एंड फायर पॉइंट के डिटरमिनेशन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसके लिए जो एपरेटस यूज करते हैं वो हम करते हैं पेंस्की-मार्टिन एपरेटस, तो ये में ध्यान रखना है। देखिए जब बिटुमिन के लिए ये टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए जो फ्लैश पॉइंट की जो मिनिमम डिजायरेबल वैल्यू होती है वो होती है 175 डिग्री सेल्सियस, तो इसीलिए जो ऑप्शन 4 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है फ्लैश पॉइंट, एंड उसके बाद टेम्परेचर को अगर हम और इंक्रीज करते जाएं तो फिर हमें मिलता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट के लिए एक कंडीशन होती है कि वहां पे जो बर्निंग होगी वो एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए जो फ्लेम है वो बर्न होनी चाहिए, तो इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If the velocity, pressure, density, etc. do not change at the point with respect to time, the flow is called. ऑप्शंस दिए गए यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। देखिए अगर dv अपॉन dt, dp अपॉन dt, d रो अपॉन dt इनकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह का जो फ्लो होता है, इस फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हमसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम की जगह विद रिस्पेक्ट टू स्पेस पूछा जाए तो इस तरह का जो फ्लो होगा वो होगा यूनिफॉर्म फ्लो। अगर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Flow in a circular pipe will be laminar if Reynolds number is, ऑप्शंस दिए गए, लेस देन 2000, मोर देन 4000, बिटवीन 2000 टू 4000, नन ऑफ दीज। देखिए अगर हम पाइप फ्लो की बात करें तो लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 2000, ट्रांजिशन फ्लो के लिए बिटवीन 2 टू 4000, टर्बुलेंट फ्लो के लिए ग्रेटर देन 4000। क्वेश्चन के अंदर हमें लेमिनार फ्लो के लिए पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 2000, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए वहीं अगर हम पाइप फ्लो की जगह ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो उसके अंदर रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यूज होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो तो वो वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। लेमिनार फ्लो के लिए लेस देन 500, ट्रांजिशन फ्लो के लिए 500 टू 2000 एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए ग्रेटर देन 2000। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The condition favoring the adoption of sprinkler irrigation method is /R। ऑप्शंस दिए गए हैं। When the water is available with difficulty and is scarce। अगर जो वाटर है वो बहुत ही डिफिकल्टी से हमें मिल रहा है एंड उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम है, तो उस कंडीशन के अंदर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। When the water table is low। अगर वाटर टेबल लो हो तो उस कंडीशन के अंदर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं। तो ये होना कोई जरूरी नहीं है। रेदर देन अगर वाटर टेबल हाई हो तो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं। When the land soil is excessively permeable और when the soil is highly impermeable। तो स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज हम दोनों कंडीशन के लिए कर सकते हैं। अगर हाईली परमेबल हो तो भी कर सकते हैं और अगर हाईली इम्परमेबल हो तो उस कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन 4 देखते हैं। When the water is available with difficulty and scarce and when the land soil is excessively permeable और when the soil is highly impermeable। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 के अंदर ये सारी बातें दे रखी हैं, तो ये में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The critical shear stress at which incipient motion of sediment takes place is proportional to, ऑप्शंस दिए गए, अंडर रूट ऑफ पार्टिकल साइज का होल स्क्वायर, पार्टिकल साइज या फिर पार्टिकल साइज टू द पावर 1/3। देखिए जो क्रिटिकल shear स्ट्रेस होता है जिसके अंदर जो सेडिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह का जो shear स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द पार्टिकल साइज, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A lined alluvial canal is best designed on the basis of, ऑप्शंस दिए गए, लेसिस फॉर्मूला, कैनेडीज फॉर्मूला, कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर मैनिंग्स फॉर्मूला। देखिए जो लाइन कैनाल है इट इज बेस्ट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैनिंग्स फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If two canals are taken off from both the banks of river at the site of diversion headwork, then the number of under sluices and divide walls will respectively be। देखिए किसी रिवर से 2 कैनाल जो हैं वो निकल रही हैं, so we have 2 off taking canals from a river at the place of diversion headwork। तो वहां पे कितने under sluices प्रोवाइड करने पड़ेंगे और कितने डिवाइड वॉल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे वही पूछा गया है। देखिए 2 ऑफ टेकिंग कैनाल्स हैं तो हमें 2 ही डिवाइड वॉल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और वहीं हमें 2 जगह पे डिफरेंट अंडर sluices भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The useful storage in a dam reservoir is the volume of water stored between, ऑप्शंस देखें, normal and maximum reservoir levels, minimum and normal reservoir levels, minimum and maximum reservoir levels up to normal reservoir level including dead storage। चलिए पहले हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डैम का डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पे वियर कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो ये लेवल को हम बोलते हैं क्रेस्ट लेवल। यहाँ पे हमने स्पिलवे गेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं और यहाँ पे कहीं पे हमने स्लूस गेट्स अंडर स्लूस प्रोवाइड कर रखे हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ तक वाटर लेवल होगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल पूल लेवल। फ्लड की कंडीशन के अंदर जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो मैक्सिमम लेवल पहुंच सकता है वो होगा मैक्सिमम पूल लेवल, जो कि यहां तक होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्पिलवे गेट्स को खोल देते हैं। तो जो मैक्सिमम पूल लेवल है और जो नॉर्मल पूल लेवल है इन दोनों के बीच जितना भी वाटर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सरचार्ज स्टोरेज। देखिए अगर हम इन स्लूस गेट्स को खोल देंगे तो ये सारा पानी जो है यहाँ तक सारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस लेवल तक जो वाटर है वो इस रिजर्वायर के अंदर बच जाएगा। तो जो मिनिमम वाटर लेवल जहां तक जो बचेगा इसको हम बोलते हैं मिनिमम पूल लेवल, और इस मिनिमम पूल लेवल के नीचे का जो भी स्टोर्ड वाटर होता है इसको हम बोलते हैं डेड स्टोरेज। तो जो मिनिमम पूल लेवल है और जो नॉर्मल पूल लेवल है इन दोनों के बीच के अंदर जो
वाटर प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं यूजफुल स्टोरेज। और जब हमने डैम को कंस्ट्रक्ट किया था उससे पहले वैली के अंदर कुछ वाटर स्टोर हो रहा था, उस स्टोरेज को हम बोलते हैं वैली स्टोरेज। तो क्वेश्चन के अंदर हमें यूजफुल स्टोरेज के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पूल लेवल और जो मिनिमम पूल लेवल है इन दोनों के बीच के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा इसी को हम यूजफुल स्टोरेज बोलेंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम एंड नॉर्मल रिजर्वर लेवल जो है इन दोनों के बीच के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा वही हमारे लिए यूजफुल स्टोरेज होगा। यूजफुल स्टोरेज के अंदर अगर हम सरचार्ज स्टोरेज को ऐड कर दें और उसके अंदर अगर हम वैली स्टोरेज को अगर हम माइनस कर दें तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्टोरेज। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The bottom portion of a concrete or a masonry gravity dam is usually tapped in order to, options दिए गए, increase the shear strength at the base of the dam, decrease the shear strength at the base of the dam, increase the overturning resistance of the dam, increase the weight of the dam only। देखिए कंक्रीट डैम या फिर मैसनरी डैम के अंदर जो बॉटम पोर्शन होता है उसको यूजुअली स्टेप्ड किया जाता है एंड इसका रीजन ये होता है कि इसके जो बॉटम पार्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज द shear strength of the base of the dam। तो ये में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If P the precipitation, A is the area represented by a rain gauge and N is the number of rain gauges in the catchment area, then the weighted mean rainfall is। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए अगर P1, P2 एंड P3 डिफरेंट रेनफॉल हो डिफरेंट एरियाज के लिए, तो अगर A1 एरिया पे इफेक्टिव रेनफॉल कितनी है, P1 है, A2 एरिया के लिए इफेक्टिव रेनफॉल P2 है एंड A3 एरिया के लिए इफेक्टिव रेनफॉल P3 है। अगर हमें इन रेनफॉल का एवरेज निकालना हो, वेटेड एवरेज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P1 को A1 से मल्टीप्लाई करके P2 को A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और P3 को A3 से मल्टीप्लाई करके A1 प्लस A2 प्लस A3 टोटल एरिया कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज आ जाएगा प्रेसिपिटेशन का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा डैम ऑफ आवर कंट्री इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए जो भाखड़ा डैम है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाखड़ा डैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। देखिए जो भाखड़ा डैम है ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है इन बिसलपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए जो भाखड़ा डैम है इसका जो रिजर्वोयर है इसको अलग से नाम दिया गया है जो कि है गोविंद सागर। तो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए ये जो गोविंद सागर है ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रिजर्वोयर है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। देखिए ये जो रिजर्वोयर है इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 90 किलोमीटर लंबा है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस 168.35 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए इसके साथ ही कुछ हम इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डैम है वो है टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड के अंदर है, भागीरथी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है और ये एक रॉकफिल टाइप का डैम है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वहीं अगर हम लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो जो हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा के अंदर है और महानदी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है और ये कंपोजिट टाइप का डैम है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम लार्जेस्ट डैम की बात करें तो कौन सा है, वो भाखड़ा डैम है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये कंक्रीट का बना हुआ ग्रेविटी डैम है। देखिए भाखड़ा डैम के ही डाउनस्ट्रीम के अंदर एक नानगल डैम भी बना हुआ है। भाखड़ा डैम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये नानगल डैम जो है ये पंजाब के अंदर बना हुआ है। ये दोनों आसपास ही बने हुए हैं, तो जनरली इन दोनों को एक साथ ही बोला जाता है, बट एक्चुअल के अंदर ये दोनों अलग अलग डैम है। देखिए टेहरी डैम जो है हाईएस्ट डैम है जो कि उत्तराखंड के अंदर है, भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 260.5 मीटर है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए जो हीराकुंड डैम है जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर बना हुआ है, इसकी जो मेन डैम की मेन वियर की जो लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली 4.8 किलोमीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of Poisson's ratio of the materials lie between, ऑप्शंस दिए गए 1 and 2, 0 and 1/2, 0 and 1 या फिर 2 and 3। चलिए देखते हैं। देखिए जनरली अगर हम इनकम्प्रेसिबल, आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें तो उनके लिए पॉइजन्स रेशियो की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 0.5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिनके लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी होती है, एंड उस कंडीशन के अंदर अगर हमसे पॉइजन्स रेशियो की थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 to 0.5। देखिए ऐसे जो मेटेरियल होते हैं जिनके पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो उन मटेरियल्स को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स। अगर इनके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो उनमें आते हैं सम पॉलीमेरिक फॉर्म्स, स्किन टिश्यूज एंड जियोलाइट, तो इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ मेंबर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर लोड रिमूवल इज कॉल्ड। ऑप्शंस दिए गए, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड लिमिट या फिर प्लास्टिक लिमिट। देखिए इस तरह से कुछ हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं फॉर माइल्ड स्टील। तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट तक ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इसी पॉइंट तक ही जो हुक स्लो होता है वो वैलिड होता है। अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज करेंगे तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट की खास बात ये होती है कि अगर हम इस पॉइंट को रीच करने के बाद अगर हम लोड को हटा लें तो जो मेंबर है उसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है उसके बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है आफ्टर रिमूवल दी लोड। एंड यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच ए मेंबर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर लोड रिमूवल। तो जब हमने लोड को रिमूव कर लिया तो जो मेंबर है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह की जो लिमिट होती है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद भी अगर हम स्ट्रेस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हमें यील्ड पॉइंट मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The slope of bending moment diagram of any section of a loaded beam is, options दिए गए, torsion at the section, maximum shear force of the beam, shear force at that section, maximum bending moment of the beam। देखिए बेंडिंग मोमेंट के स्लोप की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा dm अपॉन dx, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, shear force of that section। एंड वहीं अगर हम shear force डायग्राम के अंदर स्लोप की बात करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा लोडिंग को। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप के बारे में, इट विल रिप्रेजेंट द shear force at that section, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्जुगेट बीम द लोडिंग इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए गए, शियर फोर्स डायग्राम ऑफ एक्चुअल बीम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ एक्चुअल बीम, लोडिंग ऑफ एक्चुअल बीम या फिर m अपॉन EI डायग्राम ऑफ एक्चुअल बीम। देखिए कॉन्जुगेट बीम मेथड के अंदर क्या होता है कि जो लोडिंग के कारण हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, उस डायग्राम की हेल्प से हमने क्या किया, m अपॉन EI डायग्राम बनाया। तो अब जो m अपॉन EI डायग्राम बना है हमारा, ये हमारे कॉन्जुगेट बीम के लिए लोडिंग हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। कॉन्जुगेट बीम के अंदर लोडिंग क्या होती है, m अपॉन EI डायग्राम ऑफ एक्चुअल बीम। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What kind of bending moment, if any, are developed at the intermediate supports of a continuous beam loaded by vertical loads? Options दिए गए, hogging, sagging, no moment, mostly sagging but sometimes zero। देखिए मान लिया इस तरह से हमारा कंटिन्यूस बीम है, इस पे इस तरह से यूडीएल लग रहा है, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Written below are the same types of structures, beams, frames, trusses. Mueller-Breslau's principle is applicable to which type of structures? Select the correct answer from the following। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए जो म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल है इन तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड वहीं इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल है ये डेटर्मिनेट एंड इनडेटर्मिनेट दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Silt particle size as per unified soil classification system is, options दिए गए, greater than 4.75 mm, 0.075 to 4.75 mm, 0.002 to 0.075 mm या फिर less than 0.002 mm। चलिए सॉइल क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर कौन कौन सी आती है, क्ले एंड सिल्ट। कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर आते हैं सैंड, ग्रेवल, कोबलर एंड बोल्डर। क्ले का पार्टिकल साइज होता है लेस देन 0.002, सिल्ट का पार्टिकल साइज होता है बिटवीन 0.002 टू 0.075 mm। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सिल्ट का पार्टिकल साइज, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sand sample of 25 cm length was subjected to as constant head permeability in a permeameter having an area of 30 cm square. A discharge of 120 cm square was obtained in a period of 1 minute under a head of 40 cm. The coefficient of permeability is equal to, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है लेंथ ऑफ सैंपल इज 25 सेंटीमीटर, डिस्चार्ज का वॉल्यूम दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम टी की वैल्यू दे रखी है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स, एरिया हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हेड दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, K इज इक्वल टू Q इंटू एल डिवाइड बाई T इंटू H इंटू A। तो ये कहां से आता है, Q इज इक्वल टू K इंटू I इंटू A होता है। यहाँ पे Q क्या है, डिस्चार्ज पर सेकंड। अगर डिस्चार्ज वॉल्यूम Q हो जाएगा तो Q बाई T क्या हो जाएगा, K इंटू I को हम क्या लिख सकते हैं, हेड डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू एरिया। अगर हमें K की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से K क्या निकल के आ जाएगा, जो हमने फॉर्मूले में लिख रखा है, डिस्चार्ज वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ऑफ सैंपल 25 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 60 सेकंड्स, हेड 40 सेंटीमीटर, एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1/24 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which one of the following statements is incorrect in respect to shear strength of granular soils? Options देखें. It is affected largely by the initial void ratio. It is not affected by the effective stresses. The cohesion value of uncemented granular soil is approximately 0. Undrained strength is insignificant except during earthquake. देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें shear strength के बारे में पूछा गया है फॉर granular soil. तो हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट 1 के अंदर दिया गया है इट इज अफेक्टेड लार्जली बाय इनिशियल वॉइड रेशियो. तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेसेस. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इट इज अफेक्टेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ये करेक्ट होगा. कोहेजन वैल्यू ऑफ अनसीमेंटेड ग्रेनुलर सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली 0. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि कोई भी ग्रेनुलर सॉइल है, कोई भी सैंड है, कोई भी ग्रेवल है, तो उसके अंदर जो कोहेजन की वैल्यू होती है वो 0 होती है. अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ इज इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अर्थक्वेक के केसेस के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पे लिक्विफेक्शन अकर हो सकता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statements is incorrect in respect to capillarity in soils? Options दिए गए. Gravitational water may be removed from soils by drainage. At the water table, the pore water pressure is greater than 0. Capillary water is held above the water table by surface tension. Capillary rise is controlled by pore size and not the grain size. And that the same soil mass with the same D10 can have different pore size distribution depending upon soil structure and fabric, geological history, etc. देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू कैपिलरिटी ऑफ सॉइल्स. तो जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है इसको रिमूव किया जा सकता है ड्रेनेज के द्वारा. तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. देखिए एट द वाटर टेबल जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0 होता है, न कि ग्रेटर देन 0. तो स्टेटमेंट 2 है जो गलत हो जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. देखिए जो कैपिलरी वाटर जो कि वाटर टेबल के अबव प्रेजेंट है उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, कैपिलरी राइज हो जाएगा और जो वाटर है वो वाटर टेबल के भी थोड़ा ऊपर तक पहुंच जाएगा विद इन द सोइल. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. देखिए जो कैपिलरी राइज होता है ये कंट्रोल किया जाता है बाय द पोर साइज, न कि ग्रेन साइज. तो जो कैपिलरी राइज है उसको पोर्स का जो साइज है वो कंट्रोल करता है, न कि ग्रेन्स का साइज. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इसके बाद क्या लिखा है कि कोई भी सेम सोइल है उसके अंदर जो D10 है जिसको हम इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं सेम है, और जो पोर साइज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि सोइल की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फैब्रिक क्या है, उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है. तो स्टेटमेंट 4 बिल्कुल करेक्ट है. तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following pairs is not correctly matched in the context of IS 456 provisions for reinforced concrete? Footing design, punching shear generally considered. तो ये जो पेयर है बिल्कुल मैच कर रहा है. फुटिंग डिजाइन के अंदर पंचिंग शेयर को कंसीडर किया जाता है. कंक्रीट कवर इसेंशियल फॉर ड्यूरेबिलिटी. तो ये पेयर भी मैच कर रहा है. कंक्रीट के अंदर कंक्रीट कवर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है उसको वो वेदरिंग एक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, जिसके कारण कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है एंड स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है. बीम्स आर मोस्टली विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट. तो ये जो पेयर है वो मैच नहीं कर रहा है. तो हमारे लिए ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा. बीम्स के अंदर मोस्टली शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है. चलिए ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं. रूफ स्लैब डिजाइन में भी विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट. तो जो रूफ स्लैब होती है उसका जो डिजाइन किया जाता है वो मे बी विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट हो सकता है. तो ये पेयर जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है. अगर यही मोस्टली लिखा होता मे बी की जगह तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता. चलिए तो सारी बातें में ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Side face reinforcement is required when the depth of beam is, options दिए गए, greater than 750 mm, greater than 1000 mm, ग्रेटर देन 300 mm या फिर ग्रेटर देन 500 mm. देखिए बीम्स के अंदर साइड फेस रीइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड किए जाते हैं. देखिए हमारे पास 2 कंडीशन है, व्हेन बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन एंड व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू टोर्जन. व्हेन द बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन, अगर जो बीम की जो डेप्थ है वो ग्रेटर देन 750 mm हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है. और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.1% ऑफ द वेब एरिया. एंड वहीं अगर बीम इज सब्जेक्टेड टू टोर्जन, अगर बीम के ऊपर टोर्जन लग रहा है तो बीम की डेप्थ अगर 450 mm से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है. तो जब टोर्जन लग रहा है तो ये डेप्थ की वैल्यू क्या है, वो कम है, और टोर्जन जब नहीं लग रहा है तो ये डेप्थ की वैल्यू ज्यादा है. हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था सिंपली साइड फेस रीइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड किया जाता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम इज ग्रेटर देन 750 mm. तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
For design of slabs, IS 456 specifies effective span to overall depth ratios. This is to safeguard mainly options दिए गए strength criteria, deflection criteria, crack widths या फिर temperature stresses। देखिए स्लैब्स के डिजाइन के लिए IS 456 ने कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। देखिए टू वे स्लैब के लिए डिफ्लेक्शन चेक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पान और ओवरऑल डेप्थ का जो रेशियो हमें निकालना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ IS कोड ने स्पेसिफिकेशन दे रखी है। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो स्लैब है वो सिंपली स्पॉटेड है या कंटिन्यूस है। सिंपली स्पॉटेड के केस के अंदर अगर हमने माइल्ड स्टील को यूज किया है तो स्पान डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 35। वहीं कंटिन्यूस के केस में 40 हो जाएगी। चलिए अगर हमने माइल्ड स्टील यूज ना करके HYSD बार्स यूज कर रखी हैं तो उस केस के अंदर सिंपली स्पॉटेड के केस में 28 एंड कंटिन्यूस के केस में 32। देखिए ये जो वैल्यूज हैं इनसे अगर ये वैल्यूज हमें याद रखनी हो तो सिंपली हम इनका क्या करेंगे, 80% निकालें 35 का तो 28 आएगा। वहीं 40 का 80% हम निकालें तो वो कितना आएगा, 30। तो ये वैल्यूज भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये स्पान अपॉन ओवरऑल डेप्थ का जो रेशियो निकाला जाता है ये निकाला जाता है डिफ्लेक्शन चेक के लिए, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, टू सेफगार्ड मेनली डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Specify the percentage increase in load carrying capacity specified in IS 456 for a column having longitudinal reinforcement tied with spiral as compared to the allowable load for it with lateral ties। ऑप्शंस दिए गए हैं 10%, 20%, 25% या फिर 5%। देखिए इस तरह से कोई कॉलम है जिसके अंदर इस तरह से हमने स्पाइरल टाइज प्रोवाइड कर रखे हैं एंड एक हमारे पास केस ऐसा है जिसके अंदर लैटरल टाइज प्रोवाइड कर रखे हैं। तो IS 456 के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है कि स्पाइरल वाले केस के अंदर जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो एज कंपेयर टू लैटरल टाइज वाला जो केस है उससे 5% इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following types of losses of pre-stressing occurs only in pre-tensioning and not in post-tensioning case? Options दिए गए friction, creep of concrete, relaxation of stress in steel, elastic shortening, deformation of concrete। देखिए pre-stressing के अंदर friction के कारण जो losses होते हैं वो only post-tensioning के अंदर होते हैं। creep of concrete के कारण जो भी losses होते हैं ये pre-tensioning and post-tensioning दोनों के अंदर होते हैं। relaxation of stress in steel तो ये जो losses होते हैं ये भी दोनों के अंदर होते हैं एंड इनकी जो जनरली वैल्यू होती है वो 2 to 5% होती है, तो ये में ध्यान रखना है। और जो इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट के कारण जो लॉसेस होते हैं वो जनरली प्री टेंशनिंग के केस में होते हैं और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से लॉसेस जो हैं वो ओनली प्री टेंशनिंग के अंदर होते हैं, नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग। तो ऑप्शन 4 है जो करेक्ट हो जाएगा। देखिए पोस्ट टेंशनिंग के केस के अंदर क्या होगा कि सारे के सारे जो टेंडन है वो एक साथ स्ट्रेच किए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इलास्टिक शॉर्टनिंग जो होगी कंक्रीट के अंदर वो पोस्ट टेंशनिंग के केस के अंदर 0 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए फिलेट वेल्ड की अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो वो क्या होगी, वो होती है जो टोटल लेंथ होती है अगर उसके अंदर से हम 2s को माइनस कर दें तो वही उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे s क्या होता है, वेल्ड साइज। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज। तो ये में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For same load, unsupported length and end condition, a laced column as compared to a battened column। ऑप्शंस दिए गए, इज स्ट्रॉन्गर, इज वीकर, इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। देखिए हमें लेस्ड कॉलम और बैटेंड कॉलम को कंपेयर करना है। हमें सेम लोडिंग की बात की गई है, सेम अनसपोर्टेड लेंथ की बात की गई है और सेम ही एंड कंडीशंस दी गई हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लेस्ड कॉलम होते हैं वो एज कंपेयर टू बैटेंड कॉलम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. Bearing stiffeners are provided in a plate girder। 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। To avoid local bending failure of flange, to prevent buckling of web, to strengthen the web under uniformly distributed loads. Which of the following statements are correct? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें bearing stiffeners के बारे में पूछा गया है कि उनको कब प्रोवाइड किया जाता है प्लेट गर्डर के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें दिया गया था कि फ्लैंज के अंदर लोकल बेंडिंग फेलियर को अवॉइड करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। बेयरिंग स्टिफनर्स को हम फ्लैंज के अंदर नहीं वेब के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि वेब के अंदर जो बकलिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि वेब को स्ट्रेंथन करने के लिए हम बेयरिंग स्टिफनर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाएगा। और स्टेटमेंट 4 के अंदर दे रखा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो, यहाँ पे जहां पे रिएक्शंस आ रही हो, न कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बी एंड सी है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द डिजाइन विंड स्पीड डिपेंड्स अपॉन रिस्क कोफिशिएंट, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अबव। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम डिजाइन विंड स्पीड की बात करें तो वो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, K1, K2 एंड K3। ये क्या होते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए जो K1 होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क फैक्टर। जो K2 होता है ये होता है टेरेन, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। वहीं K3 होता है टोपोग्राफी फैक्टर। VZ होता है डिजाइन विंड स्पीड एट एनी हाइट Z इन मीटर पर सेकंड। एंड वहीं जो VB होता है ये होता है बेसिक विंड स्पीड। तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। जो डिजाइन विंड स्पीड है वो इन तीनों पे डिपेंड करती है। चलिए देखिए अगर इसके साथ ही अगर हमसे विंड प्रेशर के डिजाइन के बारे में पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिजाइन विंड प्रेशर PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ का स्क्वायर। तो ये जो डिजाइन विंड प्रेशर का फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिजाइन विंड स्पीड को निकालकर अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास डिजाइन विंड प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इसी तरह से हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आज जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, आपके कोई भी सजेशंस या क्वेरीज होते हैं तो उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं या आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर की एंड आंसर की जो पीडीएफ्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आरपीएससी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।